हेलो एवरीवन। तो हमारा पहला लेक्चर 25 का जो पहला टॉपिक है हमारा इनइक्वालिटी एडजस्टेड ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स। तो ये जो इंडेक्स है इस इंडेक्स में जो ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स की जो गणना की जाती है मानव विकास सूचकांक की, उसके लिए 3 आयाम मैंने बताया था कि उसके लिए 3 आयाम होते हैं। पहला आयाम होता है दीर्घ एवं स्वस्थ जीवन का, दूसरा ज्ञान का यानी स्कूल से अर्जित ज्ञान, एंड तीसरा जो होता है वो जीवन यापन का होता है। तो ये जो तीनों आयाम होते हैं इस इंडेक्स में भी, इनइक्वालिटी एडजस्टेड इंडेक्स में भी जो है इन तीनों आयाम के अंतर्गत जो है उस देश की गणना की जाती है। मतलब उस देश की जो है उस देश को आंका जाता है अगर इन तीनों आयामों के अंतर्गत उस देश में असमानता मौजूद है। मतलब उस देश में शिक्षा को लेकर असमानता है, उस देश में जो है स्वस्थ जीवन को लेकर जो है असमानता है। मतलब असमानता मतलब आर्थिक असमानता, मतलब किसी एक क्षेत्र को अच्छा स्वास्थ्य की सुविधाएं दी जा रही है, किसी दूसरे क्षेत्र के व्यक्ति को मतलब नागरिक को, जनता को स्वास्थ्य की सुविधाएं अच्छे नहीं दी जा रही हैं। तो इस वजह से जो है इसको ये जो है सभी तीनों आयामों के अंतर्गत जो है उस देश में मौजूद जो है असमानता को आंकता है। अगर उस देश में इन तीनों आयामों के अंतर्गत असमानता मौजूद है तो उस देश की जो रैंकिंग होती है ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में, उस देश की रैंकिंग घट जाती है। एंड इस वजह से जो है ओवरऑल उसका जो है ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में उसकी रैंकिंग घट जाती है। और एक दूसरा जो होता है पर्यावरण को लेकर इंडेक्स आता है। तो इस इंडेक्स में जो उस देश में पर्यावरण को भी देखा जाता है। तो उस देश में पर्यावरण की स्थिति क्या है, पर्यावरण संरक्षण की स्थिति क्या है, उस देश में कितना प्रदूषण मौजूद है। तो इस आधार पर भी जो है तीनों आयामों के अंतर्गत जो है उस देश के पर्यावरण को भी आंका जाता है। पर्यावरण की स्थिति को देखकर जो भी उस देश की रैंकिंग को तय किया जाता है। अगर उस देश में पर्यावरण की स्थिति सही नहीं है तो उस देश में जो उसकी रैंकिंग गिर जाएगी, उसकी रैंकिंग जो ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में जो उसकी रैंकिंग अधिक जो है नीचे चली जाएगी। तो ये जो है मायने रखता है ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स जब जारी होता है, मानव विकास सूचकांक। एंड एक और इंडेक्स आता है हैप्पीनेस इंडेक्स आता है। तो जो हैप्पीनेस इंडेक्स है, हैप्पीनेस मानव विकास सूचकांक जो है इसका जो है यह 1979 से जारी हो रहा है, जो कि पहली बार भूटान के द्वारा ये कार्य किया गया था। तो भूटान पहला देश था जिसने अपने देश का जो हैप्पीनेस सूचकांक जो है जारी किया था। तभी से जो है ये सूचकांक जारी हो रहा है प्रतिवर्ष। एंड जो है हैप्पीनेस के मामले में देखें तो हैप्पीनेस इंडेक्स में जो फिनलैंड जो देश है, जो कि यूरोप का एक देश है, ये हमेशा फर्स्ट नंबर पर आता है। तो ये जो ऐसा देश है जो कि हर वर्ष जो है खुशहाली सूचकांक में जो है पहले नंबर पर आने वाला देश है। एंड भारत की जो रैंकिंग है वो हैप्पीनेस इंडेक्स में सही नहीं है, क्योंकि जो है हैप्पीनेस इंडेक्स में देशों की स्थिति कैसे अच्छी आ जाती है, क्योंकि उस देश में गरीबी कम हो, उस देश में असमानता ना हो, उस देश में लोगों को अच्छी खान पान, अच्छी स्वास्थ्य की सुविधाएं, अच्छी उसको रहन सहन की सुविधाएं उपलब्ध हो, तभी उस देश को खुशहाल माना जाता है। मेन गरीबी होता है उस देश में, अगर गरीबी ना हो तो मानो वो देश जो है खुशहाल देश है। तो फिनलैंड एक ऐसा देश है, एक यूरोपीय कंट्री है, जो कि हर वर्ष हमेशा जो है प्रथम नंबर पर आने वाला देश है। इसी प्रकार अब हमारा नेक्स्ट चैप्टर है एक्सटर्नल सेक्टर मतलब वैदेशिक क्षेत्र। तो जो वैदेशिक क्षेत्र का हमारा जो चैप्टर है, इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे पहले तो जान लेते हैं वैदेशिक क्षेत्र क्या होता है। तो वैदेशिक जो क्षेत्र होता है किसी भी मतलब कि अंतर्राष्ट्रीय जो व्यापार होता है। वैदेशिक क्षेत्र मतलब वैदेशिक क्षेत्र के 3 पार्ट होते हैं। एक तो होता है भुगतान शेष, जिसको BOP कहते हैं, दूसरा जो होता है विदेशी विनिमय दर, और तीसरा जो होता है विदेशी व्यापार। तीन जो होते हैं वैदेशिक क्षेत्र के भाग होते हैं। इन 3 भागों के अंतर्गत हम इसका अध्ययन करेंगे वैदेशिक क्षेत्र का। तो इसमें वैदेशिक क्षेत्र जानने से पहले वैदेशिक क्षेत्र होता क्या। तो वैदेशिक क्षेत्र जो होता है किसी भी जो अंतर्राष्ट्रीय व्यापार होता है। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मतलब जब एक देश दूसरे देश से व्यापार करता है वस्तुओं सेवाओं का जो है वस्तुओं सेवाओं का लेन देन करता है, तो वस्तु सेवाओं का लेन देन करता है, तो उसी को जो है
देखा जाता है। तो उसी को अंतर्राष्ट्रीय व्यापार कहते हैं। तो अंतर्राष्ट्रीय व्यापार जो होता है किसी भी देश की अर्थव्यवस्था के लिए, अरे ये क्या हो रहा है। तो हम देख रहे थे वैदेशिक क्षेत्र। वैदेशिक क्षेत्र जो था अंतर्राष्ट्रीय जो व्यापार होता है, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार किसी भी देश की आर्थिक समृद्धि के लिए एक जो है किसी भी देश की आर्थिक समृद्धि के लिए एक जो है महत्वपूर्ण कुंजी होती है अंतर्राष्ट्रीय व्यापार। और वर्तमान समय में तो हमारा वैश्वीकरण का युग है। तो वैश्वीकरण के युग में तो संसाधनों की जो गतिशीलता होती है उसके जो है परस्पर अधिक मांग के लिए, संसाधनों की गतिशीलता के लिए परस्पर जो है टकराहट के लिए तो हमारे लिए अंतर्राष्ट्रीय व्यापार और अधिक महत्वपूर्ण हो जाता है। तो इस वजह से जो है किसी भी देश की जो आर्थिक क्रिया होती है, आर्थिक क्रिया का संचालन जो होता है, जब किसी भी देश की आर्थिक क्रिया में जो है जो विदेशी मुद्रा के द्वारा जो है लेन देन किया जाता है तो उसी को हम वैदेशिक क्षेत्र कहते हैं। मतलब कोई भी देश का कोई भी क्रिया हो गया, आर्थिक क्रिया हो गया, चाहे वो आयात निर्यात, चाहे कोई भी चीज़ वस्तु और सेवाओं का आयात लेन देन हो गया, निवेश हो गया, तो किसी सहायता हो गया, तो इस प्रकार की जो है लेन देन जब विदेशी मुद्रा में किया जाता है तो उसी को वैदेशिक क्षेत्र कहते हैं। तो जो वैदेशिक क्षेत्र है इसके अंतर्गत जो पहला हमारे पढ़ेंगे BOP, भुगतान शेष, बैलेंस ऑफ पेमेंट मतलब BOP। तो भुगतान जो शेष होता है यह किसी भी देश के द्वारा किसी देश के द्वारा शेष विषयों के साथ जो है किए गए किसी देश के द्वारा शेष विषयों के साथ जो है किए जाने वाले जो है मौद्रिक लेन देन को हम जो है मौद्रिक लेन देन को ही जो है भुगतान शेष कहते हैं। या फिर इसका मतलब होता है कि यह जो है किसी देश के निवासी के द्वारा, निवासी मतलब उस देश में रहने वाले नागरिक के द्वारा, उस देश में निवासी के द्वारा जो है दूसरे देशों के द्वारा किए जाने वाले जो है जो लेन देन होता है, जो मान लो व्यापार होता है, जो मुद्रा का लेन देन जो होता है उसी को उसका रिकॉर्ड जो होता है इसमें भुगतान शेष में रखा जाता है। तो इसमें एक निश्चित अवधि भी होती है। मतलब ओवरऑल एक निश्चित अवधि में किसी देश के निवासी द्वारा किसी दूसरे देश के साथ जो है किसी शेष विषयों के साथ किए गए मौद्रिक लेन देन को, जो लेन देन का रिकॉर्ड को ही हम भुगतान शेष कहते हैं। तो जो भुगतान शेष है इसमें किसी देश का शेष विश्व के साथ किए गए किसी निश्चित अवधि मतलब एक वर्ष के दौरान जो है किसी देश का शेष विश्व के साथ किए गए जो है मौद्रिक लेन देन का जो है रिकॉर्ड्स को भुगतान शेष के अंतर्गत रखा जाता है। भुगतान शेष जो उस रिकॉर्ड्स को जो है रखता है, जो भी लेन देन दूसरे देशों से किए जाते हैं। तो इसके अंतर्गत जो भुगतान शेष है इसके अंतर्गत कई प्रकार की जो है कई प्रकार की वस्तुओं को, कई प्रकार की क्रियाओं को शामिल किया जाता है। जैसे कि पहला इसमें है आयात और निर्यात से संबंधित रिकॉर्ड्स एंड जो है वस्तुओं सेवाओं के आयात और निर्यात से संबंधित रिकॉर्ड्स एंड अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के द्वारा किए गए मुद्रा के लेन देन, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के अंतर्गत द्वारा किए गए मुद्रा के लेन देन का रिकॉर्ड्स एंड जो है ऋण, निवेश, रेमिटेंस, इन सभी का रिकॉर्ड जो होता है वो BOP के अंतर्गत रखा जाता है। तो हम जो भी अंतर्राष्ट्रीय व्यापार यानी दूसरे देशों से किसी भी प्रकार का लेन देन करते हैं, चाहे वो हम किसी भी प्रकार का आयात, निर्यात, ऋण, रेमिटेंस, अनुदान, ये सब जो है जमा, ये सब जो है हम इसके अंतर्गत रखते हैं। भुगतान शेष जो है इसका रिकॉर्ड्स रखता है। तो जो भुगतान शेष है इसमें जो है इन सभी लेन देन का जो है भुगतान शेष में इस सभी लेन देन का जो है रिकॉर्ड्स होता है डबल एंट्री सिस्टम के द्वारा रखा जाता है। डबल एंट्री सिस्टम मतलब जो भी भुगतान होता है उसको जो है क्रेडिट और डेबिट के अंतर्गत जो है क्रेडिट और डेबिट पक्ष के रूप में जोड़ा जाता है। तो डेबिट जो होता है, डेबिट के अंतर्गत उस आर्थिक लेन देन, उस आर्थिक व्यवहार का डेबिट में उस आर्थिक व्यवहार को रखा जाता है जिसके कारण विदेशी मुद्रा देश के बाहर जाती है। देश के बाहर मतलब मान लो भारत के पास विदेशी मुद्रा है, मतलब रिजर्व तो रखता है, RBI के पास रहता है, वो जब भारत के बाहर जाता है तो उसको हम डेबिट कहते हैं, डेबिट पक्ष कहते हैं। एंड तो जैसे कि वस्तुओं सेवाओं का आयात
क्योंकि जब भारत वस्तुओं सेवाओं का आयात करता है, आयात मतलब दूसरे देशों से सामान खरीदा जाता है, तो आयात करता है तो उसको जो है वो विदेशी मुद्रा यानी कि डॉलर में जो है उसका पेमेंट करता है, उस भुगतान के, उस आयात के बदले। तो ये जो है डेबिट पक्ष हो गया। और क्रेडिट पक्ष में वे आर्थिक व्यवहार शामिल होते हैं जिसके कारण जो है विदेशी मुद्रा जो होती है, विदेशी मुद्रा जो है प्राप्त होती है, विदेशी मुद्रा अर्जित की जाती है, उसी को क्रेडिट पक्ष में लिखा जाता है। जैसे कि वस्तुओं सेवाओं का निर्यात, क्योंकि जब भारत जो है वस्तुओं सेवाओं का निर्यात करता है, मतलब अपने देश से उत्पादित सामान जो दूसरे देश में बेचता है, तो वो देश भारत को पेमेंट करता है, तो भारत का के लिए वो क्रेडिट पक्ष हो गया। तो इन दो डेबिट और क्रेडिट पक्ष में भुगतान से जो है वस्तुओं और सेवाओं को जो है रिकॉर्ड करता है। तो भुगतान से इसकी संरचना की बात करें तो इसके दो प्रकार की जो संरचना होती है। पहला जो होता है करेंट अकाउंट, जिसको हम चालू खाता कहते हैं। दूसरा जो है कैपिटल अकाउंट, जिसको हम पूंजी खाता कहते हैं। तो करेंट अकाउंट जो है चालू खाता, चालू खाते में करेंट अकाउंट जो है चालू खाते में भी सभी प्रकार के जो है यह खाता जो है चालू खाता वस्तुओं और सेवाओं दोनों प्रकार के मदों में जो आयात निर्यात से संबंधित होता है। मतलब दृश्य और अदृश्य मदे में जो आयात निर्यात से संबंधित जो है ये खाता होता है। और इसके अंतर्गत जो है वस्तुओं सेवाओं और चालू हस्तांतरण का जो लेन देन का रिकॉर्ड जो इसमें रखा जाता है। एंड इसमें जो है दृश्य मदों का अर्थ जो है, तो दृश्य मदों से तात्पर्य इसमें ये होता है कि दृश्य मदे मतलब वे मदे जिनको जो है बंदरगाहों पर, मतलब बंदरगाह जो होते हैं पोर्ट, जिनसे कि वस्तुओं को जिस पर टैक्स लगाया जाता है, वस्तुओं को दूसरे देश में जहाज़ों के जरिए भेजा जाता है। तो दृश्य मते से तात्पर्य वे है जिनको पोर्ट पर जो है यानी बंदरगाहों पर उनको रिकॉर्ड किया जा सकता है, उनका कोई भौतिक अस्तित्व होता है, उन्हीं को हम दृश्य मते कहते हैं, जिनको हम देख सकते हैं। जैसे कि वस्तुएं दृश्य मते होती हैं, वस्तुओं को रिकॉर्ड किया जा सकता है एवं उनका जो भौतिक अस्तित्व होता है। एंड जबकि अदृश्य मदे वे मदे होती हैं जिनका जो है पोर्ट यानी बंदरगाहों पर रिकॉर्ड्स नहीं किया जा सकता, इनका कोई भौतिक अस्तित्व अपना नहीं होता है, इसलिए हम इनको अदृश्य मदे कहते हैं। जैसे कि सेवा जो है, सेवा अदृश्य मदे है। सेवाएं जो होती हैं, सेवा को कोई भौतिक अस्तित्व नहीं होता है, वो तो एक जो है अदृश्य के रूप में जो है प्रदान की जाती है। जबकि वस्तुओं को हम दृश्य मतलब अपनी आंखों से देख सकते, छू सकते हैं, तो उनका कुछ भौतिक अस्तित्व होता है, इसीलिए हम इसको दृश्य और अदृश्य मदों के रूप में जो है इसमें चालू खाते में इसको दर्शाया जाता है। एंड चालू खाता जो है, चालू खाते के शेष का जो है, चालू खाते की संरचना जो होती है, इसकी संरचना भी दो प्रकार की होती है। चालू खाते की इसकी संरचना दो प्रकार की होती है। एक होता है दृश्य मदे, जिसको हम व्यापार खाता भी कहते हैं, दृश्य खाता या फिर व्यापार खाता। दूसरा जो होता है अदृश्य खाता। अदृश्य खाते के तीन प्रकार हैं, कारक सेवाएं, गैर कारक सेवाएं और चालू हस्तांतरण। तो इस प्रकार जो है इसमें चालू खाते के जो है इसके भी दो प्रकार हैं। एंड पहला जो है दृश्य मदों की बात करें तो दृश्य मदें जो होती हैं वे मदें होती हैं जिनका कोई भौतिक अस्तित्व होता है और जिनको हम जो दृश्य मदें मतलब वैसी मदें होती हैं जिनमें वस्तुओं का जो है आयात निर्यात किया जाता है। तो दृश्य मदों के आयात निर्यात किया जाता है, उसी को हम दृश्य मदे कहते हैं। जैसे कि वस्तुओं का आयात निर्यात के संबंधित रिकॉर्ड्स रखे जाते हैं, इसको हम मर्चेंटाइन व्यापार भी कहते हैं। एंड जो है ये जो दृश्य खाता है, व्यापार खाता जो है, इसके भी तीन स्थितियाँ होती हैं। तीन स्थितियों के आधार पर जो इसको देखा जाता है। तीन स्थितियों के अंतर्गत जो इसको रिकॉर्ड्स कैमरा खराब हो गया है क्या? तो इसकी तीन स्थितियाँ होती है। एक तो जो है व्यापार अधिशेष का होता है। व्यापार अधिशेष मतलब कि जब निर्यात आयात से अधिक हो जाता है तो उसको व्यापार अधिशेष कहते हैं। एक होता है व्यापार घाटे का होता है,
आयात अधिक हो जाता है निर्यात से तो उसको व्यापार घाटे की स्थिति कहते हैं। एक जो होता है व्यापार संतुलन, व्यापार संतुलन मतलब आयात और निर्यात बराबर की स्थिति में होता है तो उसको व्यापार संतुलन कहते हैं। एंड तो नेक्स्ट हमारा अदृश्य खाता। अदृश्य खाता मतलब कि जिसमें जो है वे अदृश्य मदें होती हैं जिनमें ये जो है अदृश्य मदों से संबंधित व्यापार को जो है दर्शाती हैं। इसके अंतर्गत जो है मैंने बताया था कि इसके सेवाएँ शामिल होती हैं। तो अदृश्य मदों के अंतर्गत जो है इसमें इसके जो है तीन प्रकार कह लो, 3 प्रकार हैं। पहला जो है कारक सेवाएं। कारक सेवाओं में जो है कारक आय को प्राप्त जो है राशि को इसमें शामिल होती है, जैसे कि कर्मचारियों को प्राप्त जो है पारिश्रमिक, जो कर्मचारी होते हैं कुछ जो कार्य करते हैं कारक सेवाएं देते हैं उनको कारक आय के रूप में जो कुछ उनको राशि प्राप्त होती है, कुछ पैसे प्राप्त होते हैं। तो इस प्रकार जो है वे कुछ राशि उनको प्राप्त होती है। तो इस प्रकार वे जो है ये जो है कारक सेवाएं हो गई। दूसरा जो है गैर कारक सेवाएं। गैर कारक सेवाओं के अंतर्गत जो है इसमें उन अदृश्य मदों को जो है राशि प्राप्त होती है, जैसे कि इस पर कंपनी पूंजी इसमें जो है जैसे कि बीमा कंपनी, पेंशन, बैंकिंग कंपनी। तो इस प्रकार की जो कंपनियां हैं इनको जो है अदृश्य इनको जो है गैर कारक सेवाएं कहते हैं। मतलब ये कारक आय इनको प्राप्त नहीं होता है, इनको जो है गैर कारक आय प्राप्त होता है। नेक्स्ट है चालू हस्तांतरण। चालू हस्तांतरण के अंतर्गत जो है इसका अंतर्गत जो है मूल्य के जो है हस्तांतरण से होता है। एंड जो है इसके अंतर्गत जो है मतलब कि इसमें जो है चालू हस्तांतरण में एक पक्षीय भुगतान से संबंधित होता है। मतलब एक अर्थ में कह लो कि मतलब मुफ्त मतलब एक पक्षीय भुगतान, चालू हस्तांतरण उसी को कहते हैं, एक पक्षीय भुगतान को। तो इसके अंतर्गत जो है जैसे कि अनुदान और सहायता, रेमिटेंस और अनुदान, ये 2 है, इनको चालू हस्तांतरण करते हैं। रेमिटेंस क्या होता है? रेमिटेंस मतलब जब भारत का कोई नागरिक किसी दूसरे देश में जाकर पैसे कमाता है, जैसे कि अमेरिका में जाकर रह रहा है तो भारत में जो है पैसे भेजता है, उसी को रेमिटेंस कहते हैं। मतलब डॉलर के रूप में भारत के पास पैसे भेजता है। भारत में चाहे वो अपने परिवार को भेजे, चाहे वो किसी अब भारत के बैंकों में अपने पैसे को रखें, उसी को रेमिटेंस कहते हैं। एंड अनुदान मतलब होता है कोई देश जो होता है किसी दूसरे देश को सहायता के रूप में दे देता है। मतलब वो ऋण रूप में नहीं होता है, वो एक ऐसे मतलब मान के चलो उसको उपहार के रूप में दे देता है, उसकी सहायता के लिए मतलब मुफ्त फ्री में दे देता है, तो उसी को अनुदान कहते हैं। तो इस प्रकार जो अनुदान रेमिटेंस को चालू हस्तांतरण कहते हैं। एंड जो है ये जो होती है अदृश्य खाते का जो शेष होता है, इसमें कारक सेवाओं का शेष, गैर कारक सेवाओं का शेष और चालू हस्तांतरण का शेष शामिल होता है। जबकि चालू खाते के शेष में अदृश्य व्यापार खाते का शेष और जो है व्यापार खाते का शेष और अदृश्य खाते का शेष जो है शामिल होता है। तो चालू खाते के शेष के जो है इसमें जो है इसकी जो 3 स्थितियाँ हो सकती हैं। चालू खाते के शेष की 3 स्थितियाँ होती हैं। पहला जो है इसका चालू खाते के शेष की पहली जो स्थिति है वो है धनात्मक स्थिति, दूसरी जो है ऋणात्मक स्थिति है और तीसरी जो स्थिति है वो संतुलित स्थिति होती है। तो धनात्मक स्थिति का अर्थ है, धनात्मक स्थिति मतलब चालू खाते के धनात्मक स्थिति का मतलब है जब निर्यात अधिक हो जाता है आयात से। जब निर्यात आयात से अधिक हो जाता है तो उसको धनात्मक स्थिति कहते हैं। निर्यात का अधिक होना मतलब कि भारत जो है अपने देश से वस्तुआं जो है दूसरे देशों में अधिक भेजता है और दूसरे देशों से कम खरीदता है, तो उसी को हम मतलब दूसरे देशों से कम खरीदता है तो उसको आयात कहेंगे। आयात भारत का कम है और निर्यात जबकि अधिक है, तो जब निर्यात आयात से अधिक हो जाता है तो उसको धनात्मक स्थिति कहते हैं। इसको चालू खाते का आधिक्य कहा जाता है। एंड ऋणात्मक जो स्थिति होती है इसमें जब आयात निर्यात से अधिक हो जाता है, मतलब जब भारत जो है निर्यात कम करने लगता है, भारत का निर्यात कम हो जाता है और दूसरे देशों से सामान अधिक खरीदने लगता है, आयात अधिक हो जाता है, तो उसी को हम चालू खाता घाटा के रूप में इसको देखा जाता है। CAT चालू खाता घाटा के रूप में दर्शाया जाता है ऋणात्मक स्थिति को। एक संतुलित स्थिति होता है, इसमें व्यापार और निर्यात और आयात दोनों बराबर की स्थिति में होते हैं। तो चालू खाता जो घाटा है इसको कुल आयात का मूल्य माइनस कुल निर्यात के मूल्य के अंतर के रूप में जो है दर्शाया जाता है। तो चालू
चालू खाता घाटा जो है भारत जो है इस स्थिति में हमेशा देखने को मिलता है, क्योंकि जो है भारत एक ऐसा देश है जो ऋणात्मक स्थिति में रहता है, चालू खाते के ऋणात्मक स्थिति में रहता है, क्योंकि भारत का जो आयात होता है वो निर्यात से अधिक होता है, क्योंकि भारत जो है अपनी आयात आवश्यकताओं का लगभग जो है 80% जो है कच्चा तेल जो है भारत अपनी जो है आयात का लगभग 80% जो हिस्सा होता है वो कच्चा तेल जो है आयात करता है दूसरे देशों से। तो भारत हमेशा आयात की स्थिति में अधिक रहता है, बल्कि निर्यात उसकी कम रहता है। एंड इसी प्रकार चालू घाटे में वृद्धि के कारण की बात करें तो चालू खाते घाटे में वृद्धि कैसे हो जाता है, तो इसके दो कारण हैं वृद्धि होने के। पहला तो है आयात बिल में वृद्धि हो जाने से और निर्यात बिल में कमी हो जाने से जो है चालू खाता घाटे में वृद्धि हो जाती है। तो पहले ये समझते हैं आयात बिल में वृद्धि होती कैसे है। तो आयात बिल में वृद्धि होती कैसे है कि जब जो है वस्तुओं और सेवाओं पर जो आयात बिल होता है, वस्तुओं और सेवाओं की आयात में वृद्धि हो जाती है, तो आयात बिल में वृद्धि हो जाती है जब देश जो है अपनी आवश्यकता से अधिक जो है वस्तुओं का आयात करने लगता है, वस्तुओं सेवाओं का आयात करने लगता है, तो आयात बिल में वृद्धि हो जाती है। एक तो होता है कच्चे तेल की कीमतों में जब वृद्धि हो जाती है तो आयात बिल में वृद्धि हो जाता है। एंड विश्व स्तर पर जो है जो आपूर्ति श्रृंखलाएँ बाधित हो जाती है, मतलब वैश्विक स्तर पर जब वैश्विक स्तर पर कोई ऐसा संकट उत्पन्न हो गया हो जिसके कारण जो है भारत को जो है उन वस्तुओं सेवाओं की आपूर्ति नहीं हो पा रही है कुछ कारणवश, तो ये जो है एक कारण होता है जिससे आयात बिल में वृद्धि हो जाती है, आयात महंगा हो जाता है। एंड जो है जैसे कि रसिया यूक्रेन युद्ध के दौरान जो है रसिया यूक्रेन युद्ध के दौरान जो है भारत जो है आयात से संबंधित आपूर्ति श्रृंखलाएँ बाधित हो गई थी, इस वजह से आयात बिल उस समय महंगा हो गया था। एंड जो है भू राजनीतिक जो परिस्थितियाँ होती है उसके कारण भी आपूर्ति में कमी आ जाती है, कभी ऐसी स्थिति उत्पन्न हो जाती है, कुछ देशों के बीच मतभेद उत्पन्न हो जाता है जिससे कि आयात बिल में जो है आपूर्ति बाधित हो जाती है, आपूर्ति में कमी आ जाती है। तो ये जो है कारण होते हैं जिससे आयात बिल में वृद्धि हो जाती है। निर्यात बिल में कमी का बताएं तो निर्यात बिल में कमी जो होती है वस्तुओं और सेवाओं के जो है निर्यात में जो है कमी के कारण जो है निर्यात बिल में वृद्धि होती है। दूसरा जो है जब वैश्विक मंदी की स्थिति उत्पन्न हो जाती है, जैसे कोविड-19 महामारी के दौरान जो है कई देशों के जो है निर्यात बिल में जो है कमी आ गई थी, क्योंकि जो है और इसका कारण है घरेलू उत्पादन में कमी। घरेलू उत्पादन में जब गिरावट हो जाता है तो निर्यात में जो है कमी आ जाती है, क्योंकि जो है भारत जब कुछ वैश्विक मंदी की स्थिति आई थी कोविड-19 के दौरान, जो भारत में किसी चीज़ का उत्पादन करना महंगा हो गया था, तो भारत जो है दूसरे देशों से आयात करना उसको पड़ता था। तो इस वजह से जो है निर्यात बिल में जो है कमी आ जाती है, जब देश की उत्पादन क्षमता बाधित हो जाती है, उत्पादन क्षमता में जो है रुकावटें आ जाती हैं। एंड जो है वैश्विक स्तर पर जो कुछ कठोर प्रतिस्पर्धाओं के कारण भी जो इसमें जो है निर्यात बिल में जो है कमी आ जाती है, क्योंकि कुछ ऐसे जो है भारत का कुछ देशों के साथ व्यापारिक संबंध होता है, जैसे कि बांग्लादेश हो गया, तो कभी ऐसी स्थिति उत्पन्न हो जाती है कि कुछ उससे जो है मतभेद या फिर कह लो कि कुछ आपसी संबंध जो होता है वो बिगड़ जाता है, तो इस वजह से भी जो निर्यात बिल में कमी आ जाती है। क्योंकि भारत जो है बांग्लादेश ऐसा देश है जहाँ भारत अपनी देश की वस्तुओं सेवाओं का जो है निर्यात करता है उस देश को भेजता है, बांग्लादेश भारत से सामान खरीदता है, तो इस वजह से जो कुछ ऐसी उत्पन्न हो जाती है कि इन दोनों मतभेद हो जाता है, तो इस वजह से जो है निर्यात बिल में भी कमी आ जाती है। एंड नेक्स्ट है निर्यात अनुकूल जो आधारभूत संरचना होती है उसमें कमी आ जाती है। आधारभूत संरचना मतलब कि लॉजिस्टिक सिस्टम, खराब लॉजिस्टिक सिस्टम की जो व्यवस्था होती है उसके कारण भी निर्यात बिल में जो है कमी आ जाती है। लॉजिस्टिक सिस्टम मतलब कि जब कोई जैसे कि भारत से कोई सामान भेजा जा रहा है बांग्लादेश में, तो वो सामान जो है सही समय पर नहीं पहुंच पा जा रहा, लॉजिस्टिक सिस्टम के जो है कमी के कारण, खराबी के कारण जो है वो जिस समय पर उसको पहुंचना चाहिए था उस समय पर वो नहीं पहुंच पा रहा है, तो इस वजह से लॉजिस्टिक सिस्टम की जो है कमी के कारण जो इसमें हमें गिरावट देखने को मिलेगी। तो इस वजह से निर्यात बिल में कमी हो जाती है, जिससे आयात बिल में वृद्धि और निर्यात बिल में कमी के कारण जो है चालू खाता घाटा जो है बढ़ जाता है।
एंड हम चालू खाद्य घाटे पर नियंत्रण कैसे रख सकते हैं? तो इस पर नियंत्रण हम आयात बिल पर नियंत्रण करके और निर्यात बिल में वृद्धि करके जो हम इस पर नियंत्रण रख सकते हैं। तो हम आयात बिल पर नियंत्रण कैसे रख पाएंगे? तो आयात बिल पर नियंत्रण रखने के लिए हमें जो है जो ऊर्जा से संबंधित जो गैर परंपरागत जो चीज़ें हैं, ऊर्जा के जो गैर परंपरागत जो स्रोत हैं, हमें उसको उपयोग करने पर को बढ़ावा देना चाहिए। तो हम इससे आयात पर नियंत्रण में कमी रख सकते हैं, क्योंकि भारत जो है गैर परंपरागत जो ऊर्जा के स्रोत हैं वो जो है दूसरे देशों से खरीदता है। तो इस वजह से भारत जब इस पर डिपेंड हो जाएगा, खुद अपने जो आत्मनिर्भर बन जाएगा, तो वो जो है आयात बिल उसका कम हो जाएगा। एंड जो है निर्यात बिल में वृद्धि कैसे कर सकते हैं? तो निर्यात बिल में वृद्धि हमको जो है निर्यात अनुकूल जो घरेलू उत्पादन है उसमें वृद्धि करके, मतलब कि भारत जो है जिस चीज़ का उत्पादन अपने देश में कर सकता है उसमें अगर वो कर लेता है, अपने देश में उत्पादन को बढ़ावा देता है, निर्यात अनुकूल एक वातावरण ढालता है, तो वो जो है अधिक जो है वस्तुओं का उत्पादन करेगा, तो वो जो है बेच पाएगा सामान अपने देश से, तो उसके जो है निर्यात बिल में वृद्धि हो सकती है। एंड जो है आयात बिल में जो है आयात बिल पर नियंत्रण जो है जो उपभोग की जो वस्तुएं हैं, उपभोग की वस्तुओं पर आयात पर जो है नियंत्रण करके जो है आयात बिल पर नियंत्रण रखा जा सकता है। जो कि भारत जो उपभोग करने की जो वस्तुएं हैं, जैसे कि दाल हो गया और जो चीज़ें हैं दाल और चावल भी, दाल चावल मतलब ये सब कभी कभी ऐसी उत्पन्न हो जाती है। तो ये उपभोग की जो वस्तुएं हैं जो कि भारत खुद अपने देश में उत्पादित कर सकता है, ऐसे चीज़ों पर उसको जो है आयात करने पर जो कंट्रोल करना चाहिए, तब वो आयात बिल पर अपना नियंत्रण कर सकता है। और जो है जो आयातित जो वस्तुएं होती हैं, आयात करने वाली जो वस्तुएं, तो उन पर जो आयात से संबंधित बाधाओं के माध्यम से उस पर नियंत्रण रखा जा सकता है, जैसे कि टैरिफ और नॉन टैरिफ। टैरिफ ऐसी एक कर व्यवस्था है, शुल्क है, जो कि आयातित वस्तुओं पर लगाया जाता है। जब कोई सामान किसी दूसरे देश से भारत में आता है तो उस पर टैक्स लगाया जाता है, आयात शुल्क लगाया जाता है। आयात शुल्क देना पड़ता है उस सामान के बदले उस व्यक्ति को जो दूसरे देशों से सामान मंगाया है। तो उस वजह से जो है उस पर व्यापारी सामान मंगाते हैं दूसरे देशों से, तो इस वजह से जो उस पर आयात शुल्क में वृद्धि कर दी जाएगी, तो जो व्यापारी होंगे वो दूसरे देशों से आयात करना धीरे धीरे कम कर देंगे। तो इस प्रकार टैरिफ और नॉन टैरिफ जो है शुल्क के माध्यम से जो है आयात बिल पर नियंत्रण रखा जा सकता है। और हम देखते हैं निर्यात बिल में वृद्धि कैसे की जा सकती है। तो निर्यात बिल में वृद्धि करने के लिए हमें निर्यात में विविधता लाना पड़ेगा। निर्यात में विविधता मतलब हमें ऐसे चीज़ों के उत्पादन को बढ़ावा देना पड़ेगा, ऐसे चीज़ों को उत्पादित करना पड़ेगा अपने देश में, अलग अलग चीज़ों जैसे कि दाल, गेहूँ, चावल, गन्ना, इस प्रकार के चीनी, इस प्रकार के जो विविध प्रकार के जो है वस्तुओं का उत्पादन अगर किया जाएगा तो भारत अगर अधिक मात्रा में उनका उत्पादन करेगा तो उस चीज़ को जो है निर्यात कर पाएगा, दूसरे देश को बेच पाएगा, तो उसका जो है निर्यात बढ़ जाएगा, निर्यात में वृद्धि हो जाएगी। एंड जो है अगर निर्यातक जो होते हैं, निर्यातकों के लिए जो है कम ब्याज दर पर जो है ऋण उपलब्ध कराएगा तो भी ये हो सकता है। जैसे कि भारत में जो किसान होते हैं, जो उत्पादनकर्ता होते हैं, जो किसी चीज़ को उत्पादन करते हैं, जैसे कि गेहूँ, चावल हो गया, उत्पादन करते हैं, तो उनको जो है उस चीज़ को उत्पादित करने के लिए जो उसको कम ब्याज दर पर अगर ऋण उपलब्ध कराएगा, ब्याज दर कम कर देगा बैंक, तो कम ब्याज दर पर जो ऋण लेकर जो उस चीज़ को उत्पादन में करने में वृद्धि कर देंगे, उत्पादित करना शुरू कर देंगे। तो इस वजह से जो है भारत का निर्यात बिल में जो है वृद्धि हो सकती है। इसे जो है सरकार के द्वारा चलाई गई जो है जो योजनाएं होती हैं, सरकारी जो योजनाएं होती हैं, उन योजनाओं के माध्यम से जो है ऐसा किया जा सकता है। और जो है जो लॉजिस्टिक तंत्र है, लॉजिस्टिक जो सिस्टम है भारत का, लॉजिस्टिक सिस्टम की गुणवत्ता में जो सुधार करके जो है निर्यात लागत को जो है कमी की जा सकती है। क्योंकि जब किसी देश का लॉजिस्टिक सिस्टम सही नहीं रहता है, आधारभूत संरचना सही नहीं रहता है, तो उस पर जो है अधिक लागत लगता है। उस सामान को जो दूसरे देश में भेजने के लिए उस पर जो है अधिक लागत लगाना पड़ता है। लॉजिस्टिक सिस्टम सही ना हो तो लागत जो निर्यात पर जो लागत होता है वो बढ़ जाता है निर्यात करने पर। तो इस वजह से जो है
लॉजिस्टिक सिस्टम को सही करके जो है निर्यात लेवल में वृद्धि की जा सकती है। तो इस प्रकार हमने देखा कि चालू खाते घाटे का कारण कौन सा रहता है और इसके लिए हम क्या उपाय कर सकते हैं कि हम चालू खाते घाटे को कम कर सकते हैं। एंड इसी प्रकार नेक्स्ट है पूंजी खाता। पूंजी खाता जो होता है, पूंजी खाता का मतलब जो है भुगतान शेष का वह भाग होता है जो कि देश के निवासियों तथा शेष विश्व के साथ जो है किए गए किसी एक अवधि में जो है शेष विश्व के साथ जो है किए जाने वाले जो उन सभी जो है आर्थिक लेन देन का जो है रिकॉर्ड्स रखता है भुगतान पूंजी खाता। लेकिन पूंजी खाता में रिकॉर्ड्स का मतलब ये नहीं है कि इसमें भौतिक चीज़ों का रिकॉर्ड्स रखा जाता है। मतलब इसमें जो है यह जो है भारत के जो परिसंपत्ति जो है परिसंपत्तियों के स्वामित्व में जो है परिवर्तन करता है, ना कि इसमें जो है मतलब पूंजी खाते का अर्थ ये नहीं है कि इसमें जो है जो पूंजीगत जो वस्तुएं होती हैं, पूंजीगत वस्तुओं के लेन देन से संबंधित रिकॉर्ड्स रखे जाते हैं। पूंजीगत वस्तु कौन से होते हैं? ये जो है पूंजी के प्रवाह से जो है संबंधित होता है। पूंजी वस्तुएं होते हैं, मतलब पूंजी वस्तुएं होते हैं जो जैसे कि मशीन हो गया, मशीन जो हो गया जो औद्योगिक सेक्टर में उद्योगों में जो मशीन होता है, जिस मशीन के जरिए उत्पादन प्रक्रिया की जाती है तो कच्चे माल को जो है एक विनिर्मित उत्पाद में बदला जाता है। तो उस मशीन से जो है मशीन एक पूंजीगत वस्तु हो गई। तो इसमें जो है पूंजीगत वस्तु से संबंधित जो है लेन देन का रिकॉर्ड नहीं रखा जाता है, बल्कि जो है ये जो है पूंजी प्रवाह जो है परिसंपत्तियों के प्रवाह को जो से संबंधित होता है। तो पूंजी खाते की संरचना की बात करें तो पूंजी खाते की संरचना जो होती है, एक होता है विदेशी निवेश। विदेशी निवेश दो प्रकार का होता है पूंजी खाते में। एक तो प्रत्यक्ष विदेशी निवेश होता है, एक जो होता है प्रत्यक्ष विदेशी निवेश, और एक जो होता है विदेशी संस्थागत निवेश होता है। एंड इसमें जो एक होता है उधार में जो है एक होता है वाणिज्यिक उधार होता है, एक जो है सहायक उधार होता है, मतलब बाहरी सहायता के रूप में उधार लिया जाता है। और इसमें अन्य जमाए में होता है एनआरआई जमाए हो गया, बैंकिंग जमाए हो गया, अल्पकालिक अवधि की जो है व्यापार जमाए हो गया, और अन्य जो है प्रवाह इसमें शामिल होते हैं। तो ये जो पूंजी खाते की संरचना होती है, पूंजी खाते में ये चीज़ मध्य शामिल होती हैं। एंड जो पूंजी खाता होता है ये सभी जो आर्थिक लेन देन है, इन सभी आर्थिक लेन देन से संबंधित जो है जो रिकॉर्ड्स होते हैं उसको इनफ्लो और आउटफ्लो के रूप में जो इसमें दर्शाया जाता है। और जो तथा दोनों के योग से जो परिणाम निकलता है, दोनों के योग से जो शेष निकलता है उसी को जो चालू खाता शेष में जो यानी पूंजी खाता शेष के अंतर्गत जो है जोड़ा जाता है, पूंजी खाता शेष में रखा जाता है। तो आउटफ्लो और इनफ्लो के रूप में जो इसमें रिकॉर्ड्स को शामिल किया जाता है। तो बीओपी जो है चालू खाता घाटा, बीओपी जो है भुगतान शेष और भुगतान शेष में जो चालू खाता के अंतर्गत अगर आयात अच्छा मतलब शुद्ध निर्यात अच्छा है, मतलब शुद्ध निर्यात है तो उसके कारण जो है उस देश के राष्ट्रीय आय में परिवर्तन को दर्शाता है चालू खाता। और जबकि पूंजी खाता जो है पूंजीगत जो परिसंपत्तियां होती है, पूंजीगत परिसंपत्तियों के स्वामित्व में परिवर्तन को दिखाता है। इसी प्रकार जो चालू खाते का जो शेष होता है, चालू खाते का सकारात्मक जो शेष होता है वो उत्पादन और राष्ट्रीय आय में जो है वृद्धि का संकेत देता है कि उत्पादन प्रक्रिया बढ़ रही है और राष्ट्रीय आय में वृद्धि अगर हो रहा है तो हम समझ पाते हैं कि चालू खाता जो है सकारात्मक स्थिति में है, अगर देश में उत्पादन और उस देश का राष्ट्रीय आय अच्छा है, वृद्धि हो रही है। तो इसी प्रकार अगर जो है पूंजी खाते का जो है सकारात्मक शेष तब पता चलता है जब देयताएं में जो है वृद्धि हो जाती है। देयताएं में वृद्धि को दर्शाता है। देयताएं मतलब लायबिलिटी, उस देश के बाद परिसंपत्ति कितनी मतलब उस देश के बाद कितनी ऐसी परिसंपत्तियां जो है अधिक हैं जिसका जो है वो दूसरे मतलब वो परिसंपत्तियों के मामले में अधिक में है। तो इस स्थिति में जो पूंजी खाता और चालू खाता का जो है सकारात्मक परिणाम समझा जाता है। इसी प्रकार कभी कभी जो है व्यापार जब घाटे की स्थिति में आ जाता है तो व्यापार घाटे में जो है वृद्धि अर्थव्यवस्था के लिए जो है सकारात्मक भी हो जाती है। कभी कभी व्यापार घाटे की जब स्थिति होती है, व्यापार घाटे की स्थिति सकारात्मक अवस्था में तभी होती है जब यदि पूंजीगत वस्तुओं के जो आयात में वृद्धि के कारण हो। तो पूंजीगत वस्तुओं की जो आयात में वृद्धि होती है तो वो कभी कभी जो है अर्थव्यवस्था के लिए सकारात्मक स्थिति उत्पन्न कर देती है, अच्छी मानी जाती है। तो जबकि जो है पूंजीगत वस्तु और जबकि चालू खाते से संबंधित वस्तुओं का जो है
आयात बिल जो है अर्थव्यवस्था के लिए अच्छा नहीं होता है। इसी प्रकार जो भुगतान शेष जो होता है, भुगतान शेष के अंतर्गत जो 3 घटक शामिल होते हैं, चालू खाते के शेष, पूंजी खाता के शेष और अन्य जो है अन्य भूल चूक शामिल होते हैं। अन्य भूल चूक मतलब सांख्यिकी अंतर के कारण। तो जब भुगतान संतुलन में रिकॉर्ड जो है 3 स्तरों पर रखा जाता है, चालू खाता का शेष, पूंजी खाता का शेष और एक भूल चूक। कभी कभी जो है आंकड़ों में जो कुछ ऐसे भूल चूक उत्पन्न हो जाते हैं, तो उनको जो भूल चूक के अंतर्गत जो है 3 घटकों में इसको दर्शाया जाता है। तो इन तीनों घटकों के कारण जो है संपूर्ण शेष की जो है गणना की जाती है, संपूर्ण भुगतान शेष की गणना की जाती है, जिसके परिणाम स्वरूप भुगतान से जो ऋणात्मक एवं धनात्मक हो सकता है। तो भुगतान शेष के जो ऋणात्मक और धनात्मक होने के पीछे जो है इस तीनों घटकों के अंतर्गत जो होने वाली गणना पर आधारित है। इसी प्रकार जो है नेक्स्ट है सरकारी निधि खाता। सरकारी निधि जो खाता है, सरकारी निधि खाता के अंतर्गत जो भुगतान शेष का जो है भुगतान शेष का जो संपूर्ण शेष होता है वो आरबीआई के जो है सरकारी निधि खाते में जमा होता है। तो भुगतान से संबंधित जो रिकॉर्ड्स होते हैं, सारे रिकॉर्ड्स जो है भारत आरबीआई के संचित सरकारी निधि खाते के अंतर्गत जो है दर्शाया जाता है, सरकारी निधि खाते में दर्शाया जाता है। क्योंकि जो भारत में जो विदेशी मुद्रा का जो कर्ता धर्ता होता है वो आरबीआई ही होता है। तो विदेशी मुद्रा का जो देख रेख होता है आरबीआई ही करता है। यदि सरकारी निधि खाते को जो है भुगतान शेष के जो है एक भाग के रूप में दिखाया जाता है, दर्शाया जाता है, तो उससे जो भुगतान शेष सदैव जो है संतुलित रहता है। तो इसी वजह से इसी स्थिति को देखने के लिए जो है सरकारी निधि खाते में भुगतान शेष को जो है भुगतान शेष को संतुलित दिशा में दिखाने के लिए सरकारी कोष में जो है वृद्धि को ऋणात्मक स्थिति में और जो है कमी को जो है वृद्धि को ऋणात्मक स्थिति में और कमी को जो है सकारात्मक स्थिति में जो दर्शाया जाता है। तो इस प्रकार जो इसमें जो है 2 प्रकार की जो है स्थितियों को दिखाने के लिए, मतलब ऐसे संकेत देने के लिए जो सरकारी निधि खाते में जो है इस प्रकार के जो है आरबीआई के द्वारा इस प्रकार के कार्य किए जाते हैं। तो इस प्रकार जो बीओपी के अंतर्गत जो कई प्रकार अन्य जो है खाते भी शामिल होते हैं, अन्य मदें भी शामिल होती हैं, जैसे कि स्वायत्त मदें जो है इसका तात्पर्य जो उस आर्थिक लेन देन से होता है जिसका उद्देश्य जो होता है अर्जित करना होता है, मतलब जिसका उद्देश्य जो होता है अधिक से अधिक लाभ अर्जित करना होता है स्वायत्त मदों का। इन्हें जो एबव द लाइन आइटम्स भी कहते हैं। एक जो होता है समायोजित जो मदें होती हैं, ये मदें जो है लाभ के विचार से स्वतंत्र होते हैं, मतलब इनका जो उद्देश्य होता है लाभ कमाना नहीं होता है, इनका उद्देश्य जो है स्वायत्त गणना का जो है समायोजन करना होता है, एक ऐसी गणना का समायोजन करना होता है जो उचित होता है। तो इन्हें जो है हम बिलो ऑफ द लाइन आइटम्स के नाम से जो है देखते हैं। इसी प्रकार जो है एक होता है विदेशी विनिमय दर। विदेशी विनिमय दर का अर्थ होता है, विदेशी विनिमय दर का मतलब होता है कि विदेशी विनिमय जो दर है, विदेशी विनिमय दर का तात्पर्य जो है इसका जो है विदेशी मुद्रा से है। विदेशी विनिमय का तात्पर्य विदेशी मुद्रा से है और यह वह दर है, विदेशी विनिमय दर वह दर है जिस दर पर जो है विदेशी मुद्रा जो है विदेशी मुद्रा का अर्थ जो है विदेशी विनिमय का अर्थ विदेशी मुद्रा से होता है जिस मुद्रा पर जो है जिस विदेशी विनिमय मुद्रा के द्वारा जो घरेलू मुद्रा को जो परिवर्तित किया जाता है, घरेलू मुद्रा को बदला जाता है, अपनी घरेलू मुद्रा को परिवर्तित किया जाता है विदेशी मुद्रा के एक मूल्य के बदले। तो इस प्रकार जो विदेशी विनिमय दर इसी को कहते हैं। एंड यह जो हमारी जो घरेलू मुद्रा होती है, घरेलू मुद्रा के रूप में जो है भुगतान की जाने वाली जो कीमत होती है, हमारी घरेलू मुद्रा के रूप में जो भुगतान की जाने वाली वह कीमत जिसका भुगतान जो है एक विदेशी मुद्रा के जो है एक इकाई खरीदने के लिए जो है प्रयोग किया जाता है, तो उसी को जो है हम प्रयोग कर ली जाती है। तो इस प्रकार जो है इसको हम विदेशी विनिमय दर कहते हैं। और विदेशी विनिमय दर जो होता है 2 मुद्राओं के बीच जो है आपसी लेन देन, आपसी विनिमय को जो है के अनुपात को दर्शाता है। तो विदेशी विनिमय दर मतलब जब किसी दूसरे देश के जो है एक इकाई मुद्रा को खरीदने के लिए अपने देश की मुद्रा की स्थिति को तय किया जाता है, तो मूल्य को तय किया जाता है, तो उसी को हम विदेशी विनिमय दर कहते हैं। जैसे कि तो विदेशी विनिमय दर मतलब विदेशी मुद्रा से संबंधित लेन देन, विदेशी मुद्रा में किए जाने वाले लेन देन, विदेशी मुद्रा की स्थिति, उस देश में विदेशी मुद्रा का उस देश का मुद्रा का मूल्य उस दूसरे देश के विदेशी मुद्रा के मूल्य से कितनी अच्छा है। मतलब जैसे कि डॉलर,
$1 का मूल्य जो है, $1 किसी दूसरे देश की मुद्रा की एक इकाई को खरीदने के लिए भारत का वर्तमान में जो स्थिति देखें वो जो है 85% 1.17 है, 85.17% है, 17 रुपये है। 85.17 रुपये जो है भारत को $1 खरीदने के लिए देने पड़ते हैं। तो ये जो है विदेशी विनिमय दर है, विदेशी विनिमय दर तय किया गया है भारत के भारत के जो है पैसे के मूल्य का, मुद्रा के मूल्य का। तो इस वजह से जो है वर्तमान में देखें तो भारत का जो मूल्य है, भारत के पैसों का मूल्य जो है वो कम होता जा रहा है। जैसे कि अभी 84 था, 80 था, $1 का मूल्य 80 था, 84 हुआ, अभी 85 हुआ और अधिक बढ़ने वाला है। तो इस वजह से जो हम इसी को विदेशी विनिमय दर कहते हैं। तो विदेशी विनिमय जो दर है, विदेशी विनिमय दर की मांग और आपूर्ति के स्रोत क्या होते हैं, तो इसके बारे में हम देख लेते हैं। विदेशी विनिमय के दर मांग के क्या कारण होते हैं, इसके मांग क्यों होती है, विदेशी मुद्रा की मांग क्यों होती है और इसके मांग के पीछे के कारण क्या होते हैं। तो मांग के पीछे के कारण क्या होते हैं और इसके आपूर्ति के स्रोत क्या होते हैं, मतलब ये कैसे हमें मिलता है विदेशी मुद्रा। तो विदेशी मुद्रा की मांग के कारणों की बात करें तो हमें दूसरे देशों से आयात करने के लिए, दूसरे देशों से सामान को खरीदने के लिए हमें डॉलर में भुगतान करने के लिए हमें विदेशी मुद्रा चाहिए होते हैं। एंड अंतर्राष्ट्रीय जो ऋण लिए गए होते हैं भारत के द्वारा, भारत विश्व बैंक और IMF के द्वारा ऋण लेता है, तो उन ऋणों का भुगतान करने के लिए हमें विदेशी मुद्रा चाहिए होते हैं, यानी डॉलर। और हमें दूसरे देश को जो है अनुदान, सहायता देने के लिए, विभिन्न देशों को दिए जाने वाले ऋण और अनुदान के लिए हमें विदेशी मुद्रा चाहिए होते हैं। अनुदान मतलब मैंने बताया था कि सहायता, अनुदान एक सहायता होता है एंड ऋण अलग होता है। ऋण मतलब ऋण, अगर कोई देश किसी दूसरे देश को ऋण दे रहा है तो वो देश उसको चुकाएगा, जबकि अनुदान उसको नहीं चुकाएगा। अनुदान क्योंकि एक सहायता है। इसी प्रकार जैसे भारत जो है कई देशों को ऐसे अनुदान सहायता दे देता है, जैसे श्रीलंका हो गया, श्रीलंका को भारत बहुत अनुदान देता है। एंड इसी प्रकार जो है अंतर्राष्ट्रीय जो निवेश होता है, अंतर्राष्ट्रीय निवेश करने के लिए हमें विदेशी मुद्रा चाहिए होते हैं। तो ये विदेशी मुद्रा के मांग के कारण होते हैं। विदेशी मुद्रा हमें आयात करने के लिए चाहिए होते हैं। इसी प्रकार जो आपूर्ति के स्रोत क्या होते हैं, इसी प्रकार जो इसके आपूर्ति के स्रोत क्या होते हैं, हमें कैसे मिलता है। तो ये जो है आपूर्ति के स्रोत का निर्यात, जब हम दूसरे देशों को अपने सामान बेचते हैं तो वो देश जो है हमें डॉलर में भुगतान करते हैं, विदेशी मुद्रा में भुगतान करते हैं, तो इससे हमें विदेशी मुद्रा प्राप्त होती है। और जो हो गया रेमिटेंस, मैंने बताया था कि जब देश के निवासी जो होते हैं दूसरे देश में निवास कर दूसरे देश में आय कमाते हैं तो वो अपने देश में जो है रेमिटेंस भेजते हैं, मतलब विदेशी मुद्रा में जो पैसे रखते हैं। इसी प्रकार जो विदेशी निवेश जो हम करते हैं तो उससे हमें जो विदेशी मुद्रा प्राप्त होता है वो क्या, विदेशी पर्यटक जब दूसरे देश के जो नागरिक होते हैं, निवासी जो होते हैं, भारत में जो है पर्यटन के उद्देश्य से आते हैं, जैसे कि लाल किला देखने के लिए, ताजमहल देखने के लिए। तो ये सब जो पर्यटक स्थल है भारत में, इस प्रकार के स्थलों को घूमने के लिए विदेशी बहुत आते हैं। तो इस प्रकार जो है ये जो है भारत के लिए, भारत में जो डॉलर में भुगतान करते हैं, तो ये जो विदेशी आते हैं भारत में डॉलर देते हैं, डॉलर के बदले रुपए लेते हैं, क्योंकि भारत में तो डॉलर चलेगा नहीं, रुपए ही चलेगा। तो इस वजह से ये जो है विदेशी मुद्रा हमें इससे प्राप्त होती है। और विदेशी मुद्रा जो होती है शेष विश्व से प्राप्त अनुदान अथवा ऋण से, मतलब जब दूसरे देश भारत को अनुदान देते हैं, मतलब सहायता देते हैं, तो वो डॉलर के रूप में ही देते हैं। तो इस प्रकार जो विदेशी मुद्रा की आपूर्ति के स्रोत देखे मैंने कि विदेशी मुद्रा कैसे हमें प्राप्त होती है, और विदेशी मुद्रा की हमें जो है मांग के कारण के बारे में देखा कि विदेशी मुद्रा की मांग क्यों होती है। तो मैंने जैसे कि जो आयात करता है भारत, दूसरे देशों से सामान खरीदता है, तो उसको वो रुपए में भुगतान नहीं करता है, डॉलर में भुगतान करता है। तो इस वजह से उस आयात बिल को भरने के लिए उसके पास डॉलर होना चाहिए।
एंड एक होता है मूल्यह्रास। मूल्यह्रास जो होता है जब घरेलू मुद्रा का जो है मूल्य विदेशी मुद्रा मूल्य की तुलना में जो है बाजार की शक्तियों के कारण कम हो जाता है। मतलब भारत का जो मुद्रा का जो मूल्य होता है विदेशी मुद्रा की तुलना में कुछ ऐसी बाजारों शक्तियों जो होती हैं उसके कारण कम हो जाता है, तो उसे मुद्रा का मूल्यह्रास कहते हैं। जिससे कि वर्तमान समय में कुछ बाजारी शक्तियों के कारण जो भारत का जो घरेलू मुद्रा का जो मूल्य है वो विदेशी मुद्रा की तुलना में कम हो गया है। $1 के बदले भारत को 85 रुपये देने पड़ेंगे। तो ये जो है भारत के लिए मूल्यह्रास का है। मुद्रा का मूल्यह्रास की स्थिति में भारत है। भारत की मुद्रा का मूल्य कम हो गया है। अभी RBI का संकेत है कि ये जो है 90 रुपये तक जाने वाला है। $1 का मूल्य 90 रुपये। एंड इसी प्रकार जो इसके कारण की बात करें कि मूल्यह्रास के कारण कौन से होते हैं, किस कारणों से मूल्यह्रास हो जाता है। तो एक तो होता है विदेशी मुद्रा की जो मांग में वृद्धि, जो विदेशी मुद्रा की मांग में वृद्धि हो जाती है और आपूर्ति में कमी हो जाती है। तो आपूर्ति में कमी और मांग में वृद्धि की वजह से मूल्यह्रास की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। तो जब आयात बिल में वृद्धि हो जाती है तो आयात बिल में वृद्धि होने की वजह से जो विदेशी मुद्रा की मांग में वृद्धि हो जाती है। तो आयात बिल में वृद्धि जब होती है तो विदेशी मुद्रा की मांग में वृद्धि हो जाती है। एंड जो है मतलब कि जब आयात बिल में वृद्धि होता है, आयात बिल में, तो भारत को जो है आयात बिल में वृद्धि होता है तो भारत के पास अधिक डॉलर रहेंगे तभी तो उस अधिक आयात बिल को भर पाएगा। तो इस वजह से भारत में जो डॉलर विदेशी मुद्रा के जो है मांग में वृद्धि के कारण ये है। एक तो होता है अंतर्राष्ट्रीय ऋणों के भुगतान में वृद्धि। अंतर्राष्ट्रीय ऋण को भरने में जो वृद्धि हो जाती है, मतलब डॉलर का मूल्य बढ़ जाता है, मतलब और जो है कच्चे तेल की कीमतों में वृद्धि हो जाती है। भू राजनीतिक गतिविधियों में परिवर्तन के कारण भी जो है विदेशी मुद्रा के जो मांग में वृद्धि हो जाती है। क्योंकि ये सब जो स्थितियाँ उत्पन्न होती हैं तो भारत के पास अधिक विदेशी मुद्रा होना चाहिए। अब भारत को जो है उस विदेशी मुद्रा को मतलब विदेशी मुद्रा को लेने के लिए $1 के बदले अगर 90 रुपये देने हो तो भारत कितना मूल्यह्रास की स्थिति में चला जाएगा। तो इस वजह से जो है ये जो है उसके कारण है, मांग में वृद्धि के कारण है। एंड आपूर्ति में कमी कैसे होती है, आपूर्ति में कमी के कारण भी जो है देश जो है मुद्रा का मूल्यह्रास हो जाता है, उस देश की मुद्रा का मूल्यह्रास हो जाता है। तो आपूर्ति में कमी, जैसे कि निर्यात बिल में जो है कमी आ जाती है, निर्यात बिल में कमी आ जाती है तो आपूर्ति में कमी हो जाती है। एंड विदेशी निवेश जब कम हो जाता है, रेमिटेंस कम आने लगते हैं, वैश्विक मंदी की स्थिति उत्पन्न हो जाती है, जैसे कि कोविड-19। वैश्विक स्तर पर कठोर प्रतिस्पर्धा जब हो जाती है, भारत मतलब उस देश का दूसरे देशों के साथ कठोर प्रतिस्पर्धा हो जाती है, तनाव हो जाता है, टकराव हो जाता है, तो उस स्थिति में भी जो है विदेशी मुद्रा की जो है आपूर्ति में कमी आ जाती है। तो इन सभी कारणों से जो आपूर्ति में जब कमी आ जाती है तो जो है ये जो है मूल्यह्रास का कारण बनता है। तो ये हमने जो है कारण देखे कि मूल्यह्रास क्यों हो जाता है। एंड मुद्रा के मूल्यह्रास के नियंत्रण और उपाय की बात करें तो इसके लिए नियंत्रण के लिए हमें विदेशी मुद्रा की जो है मांग पर जो है नियंत्रण रखना पड़ेगा, विदेशी मुद्रा की मांग को कंट्रोल करना पड़ेगा। एंड एक विदेशी मुद्रा की जो है आपूर्ति में वृद्धि करनी पड़ेगी हमें। तो आपूर्ति में वृद्धि करेंगे और विदेशी मुद्रा की मांग में कमी करेंगे तो हम जो है मूल्यह्रास के संकट से जो उबर पाएंगे, नियंत्रित कर पाएंगे। तो इसी प्रकार जैसे कि हम विदेशी मुद्रा के जो है मांग में कमी कैसे करेंगे, तो मांग को नियंत्रित करने के लिए हमें जो है गैर जरूरी जो वस्तुएं हैं, गैर जरूरी वस्तुओं के आयात पर नियंत्रण रखना पड़ेगा। मतलब जो वस्तुओं की जो है ज़रूरत हमें आयात करने की नहीं है, उन वस्तुओं के आयात पर प्रतिबंध लगाना पड़ेगा। जिन वस्तुओं का हमारे देश में ही ऐसी सुविधाएं हैं जिससे हम उन वस्तुओं को उत्पादित कर पाएंगे, तो उन वस्तुओं को आयात क्यों ही करना। तो इस वजह से भारत को जो है मतलब उस देश को भारत को ही ले लो, उस देश को जो है उस पर नियंत्रण रखना पड़ेगा, गैर जरूरी वस्तुओं के आयात करने पर प्रतिबंध लगाना पड़ेगा। एंड जो आयात बाधाओं के कारण जो है आयात बिल में कमी करना पड़ेगा। टैरिफ और नॉन टैरिफ प्रकार के शुल्क में वृद्धि करके जो है आयात बिल में कमी कर देगा भारत देश। एंड ऊर्जा के जो गैर आधारित जो स्रोत हैं, ऊर्जा के जो
ऊर्जा के जो विनिमय के जो स्रोत हैं, ऊर्जा के उन स्रोतों पर जो प्रतिबंध आयात पर कमी लगाना, मतलब गैर परंपरागत स्रोतों के आयात पर प्रतिबंध लगाना, और जो है जो आवश्यक वस्तुएं हैं, आवश्यक वस्तुओं का उत्पादन अपने देश में ही करने में वृद्धि करना। तो आवश्यक वस्तुओं के उत्पादन में जो वृद्धि करना, मतलब ऐसे आवश्यक जो वस्तुएं हैं, जो आवश्यक वस्तुएं मतलब कि ऐसी वस्तुएं हैं जिनका अगर उत्पादन नहीं हुआ या फिर उत्पादन नहीं हुआ या फिर दूसरे देश से वो आयात नहीं हुआ तो देश में संकट उत्पन्न हो सकता है। तो वैसे आवश्यक वस्तुओं का उत्पादन अपने देश में ही करने में वृद्धि करना चाहिए। एंड इसके लिए जो है विनिर्माण जो क्षेत्र है, विनिर्माण क्षेत्र में उत्पादन को बढ़ावा देना चाहिए। मतलब औद्योगिक सेक्टर को और अधिक समृद्ध करना चाहिए, तभी जो है उत्पादन प्रक्रिया तेज हो पाएगी और भारत का और आयात करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी जो है उन आवश्यक वस्तुओं का। एंड इससे हम विदेशी मुद्रा की आपूर्ति में कैसे वृद्धि कर सकते हैं? तो विदेशी मुद्रा में आपूर्ति में वृद्धि करने के लिए हमें जो है निर्यात को प्रोत्साहित करना पड़ेगा, हमें अपना निर्यात बढ़ाना पड़ेगा, हमें अपने देश का उत्पादन क्षमता को में वृद्धि करनी पड़ेगी। एंड इसके लिए हमें जो पर्यटन क्षेत्र को बढ़ावा देना पड़ेगा, पर्यटकों को आकर्षित करना पड़ेगा। तो हमें अपने देश में ऐसे पर्यटक स्थलों को, ऐसे पर्यटन क्षेत्रों को और अधिक खूबसूरत बनाना पड़ेगा, ताकि हम पर्यटकों को आकर्षित कर पाएँ, ताकि विदेश से लोग हमारे देश में घूमने के लिए आ पाएँ, ताकि हमें जो है विदेशी मुद्रा प्राप्त हो पाए। तो इसके लिए हमें निर्यात को प्रोत्साहित करना पड़ेगा। एंड हमें जो है जो रेमिटेंस होता है, रेमिटेंस में वृद्धि करना पड़ेगा। तो सरकार जो हमारी जो भारत सरकार है, सरकार विदेशों में भ्रमण करने क्यों जाती है? भ्रमण करने वो जो है विदेश में रह रहे भारत के नागरिकों को जो है ये याद दिलाने के लिए जाती है कि भारत में जो है रेमिटेंस भेजें, भारत में पैसे रखें, भारत में पैसे भेजें, ताकि भारत में विदेशी मुद्रा भंडार जो है में वृद्धि हो। तो ये जो है भारत सरकार का जो दूसरे देशों में भ्रमण करने का उद्देश्य यही होता है। एंड जो NRI जमाएँ होती हैं उसको आकर्षित करना। NRI जमा मतलब जो विदेशों में जो भारत के नागरिक रहते हैं वो भारत के बैंकों में जो है अपने पैसों को सुरक्षित रखते हैं, तो वो जो NRI जमा हो गया। तो भारत में जो वो विदेशी मुद्रा में जब डॉलर में जब पैसे रखेंगे तो जो RBI है, RBI उन डॉलर का जो है विदेशी मुद्रा भंडार RBI के पास रहता है, तो RBI जो है उनका उपयोग भी कर सकता है। एंड इसके लिए जो है हमें तकनीक का प्रयोग करके जो है निर्यात की जो लागत है, निर्यात लागत को कम करके जो हमें अपने देश का जो है वैश्विक व्यापार प्रतिस्पर्धा को बढ़ाना पड़ेगा। तो इस प्रकार जो है हमें अपने निर्यात में वृद्धि करके, निर्यात को प्रोत्साहित करके, अपने देश में उत्पादन क्षमता में वृद्धि करके हम जो है वो विदेशी मुद्रा की आपूर्ति में वृद्धि कर सकते हैं। एंड इस प्रकार जो है जो रुपए के मूल्य ह्रास का अर्थव्यवस्था पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो रुपए के मूल्य ह्रास का अर्थव्यवस्था पर दो तरह से प्रभाव पड़ता है। इसका एक सकारात्मक और नकारात्मक, दो तरीकों से इसका प्रभाव देखने को मिलता है। तो जब मुद्रा का मूल्य ह्रास होता है तो उस हिस्से मुद्रा के मूल्य ह्रास में जो निर्यातक होते हैं, निर्यातक मतलब जो देश जो है जो देश भारत में अपने सामान भेज रहे हैं तो वो निर्यातक हो गए ना, तो उन निर्यातकों को जो है अधिक जो है घरेलू मुद्रा प्राप्त हो पाएगी। मतलब जब कोई देश का, मान लो चाइना हो गया, चाइना भारत में कोई सामान बेच रहा है, दे रहा है, तो भारत में जब वो सामान देगा तो भारत को जो डॉलर में भुगतान करेगा, तो भारत का जो मुद्रा मूल्य ह्रास की स्थिति में जब हुए, मतलब कि भारत का जो 90 रुपये हो गया, $1 के बदले 90 रुपये, तो अधिक जो है भारतीय मुद्रा प्राप्त कर पाएगा, 90 रुपये प्राप्त कर पाएगा $1 के बदले। तो इस वजह से जो है निर्यातकों को जो है अधिक घरेलू मुद्रा प्राप्त हो पाएगी और जो है निर्यात में जो है वृद्धि की जो है संभावना हो पाएगी, निर्यात में वृद्धि हो जाएगी मूल्य ह्रास की स्थिति में, और विदेशी निवेश में वृद्धि हो जाएगी, रेमिटेंस में वृद्धि संभव हो पाएगा। तो इस वजह से जो है मूल्य ह्रास की स्थिति उत्पन्न होती है। तो कुछ सकारात्मक जो पॉइंट्स होते हैं, सकारात्मक पॉइंट्स भी हमें देखने को मिलते हैं, जबकि इसके नकारात्मक प्रभाव भी हैं। नकारात्मक प्रभाव में जो आयात बिल में जो है वृद्धि हो जाएगी, आयात बिल महंगा हो जाएगा और कच्चे तेल की जो है लागत में, कच्चे तेल की कीमतों में वृद्धि होने की वजह से जो मुद्रास्फीति दर में वृद्धि हो सकती है। एंड इसकी वजह से अंतर्राष्ट्रीय ऋणों के जो है भुगतान की लागत में वृद्धि हो सकती है। एंड जो है सरकार के सब्सिडी खर्च में वृद्धि हो जाएगी। इससे वजह से चालू सरकार का जो राजकोषीय घाटे में वृद्धि हो सकती है। तो इस वजह से जो है
इस वजह से जो है जो मूल्य ह्रास का जो प्रभाव सकारात्मक और नकारात्मक दो स्तरों पर पड़ता है। तो कभी कभी ये जो है अच्छा रहता है मूल्य ह्रास, कभी कभी जो है बहुत ही बुरा प्रभाव पड़ जाता है अर्थव्यवस्था पर, उस देश की आर्थिक समृद्धि पर बुरा प्रभाव पड़ता है। इसी प्रकार जो है इस प्रकार जैसे कि किसी देश के जो है मूल्य का मान घटता है, जैसे भारत में जब रुपये का मान जब घटता है, रुपये का मूल्य घटता है, तो उस वजह से जो है उस आयात महंगा हो जाता है। रुपये का मूल्य घटता है तो आयात महंगा हो जाता है। आयात महंगा कहने का मतलब जब भारत दूसरे देशों से सामान खरीदता है, जैसे चाइना से कोई सामान खरीदता है तो उसको जो है $1 के बदले जो है 90 रुपये देने पड़ेंगे, तो इससे आयात महंगा हुआ ना। तो इस वजह से रुपये का मूल्य जब गिर जाएगा तो आयात महंगा हो जाएगा। आयात महंगा होने से जो है तेल की कीमतें में वृद्धि हो जाएगी, तेल की कीमत में वृद्धि हो जाएगी और इस वजह से जो है देश का जो उत्पादन क्षमता में भी वृद्धि हो जाएगी एंड इन्फ्लेशन भी बढ़ जाएगा उस देश का। एंड रुपये का जो मूल्य घटता है तो उससे आयात महंगा हो जाएगा, ऑयल में वृद्धि हो जाएगी, इन्फ्लेशन वृद्धि हो जाएगी। इन्फ्लेशन में वृद्धि होने से सब्सिडी में वृद्धि हो जाएगी, सरकार सब्सिडी देने लगेगा, सरकार में सब्सिडी वृद्धि हो जाएगी तो उस देश का जो है व्यय जो होगा, सरकारी व्यय में वृद्धि होगा, इससे राजकोषीय घाटा में वृद्धि हो जाएगी। तो ओवरऑल जो है इसका प्रभाव जो होता है, रुपये के मूल्य ह्रास का जो प्रभाव होता है, मुद्रा के मूल्य ह्रास का जो प्रभाव जो होता है, ओवरऑल उस देश की अर्थव्यवस्था पर देखने को मिलता है, ओवरऑल उसके जो है आर्थिक समृद्धि पर देखने को मिलता है, आर्थिक विकास पर देखने को मिलता है। एंड इस वजह से जो है जब CAD में जब वृद्धि होती है तो CAD में जब चालू खाते घाटा में जब वृद्धि होती है तो रुपये का मूल्य कम हो जाता है। CAD में वृद्धि कैसे होती है? जब उस देश का आयात जो है निर्यात से अधिक हो जाता है, आयात अधिक करने लगता है वो देश, तो वो चालू खाते किस्ते में चला जाता है, तो उस देश का मुद्रा का मूल्य कम हो जाता है, तो उस देश का जो आयात महंगा हो जाता है। मतलब कच्ची तेल की कीमतों में वृद्धि की वजह से जो आयात महंगा हो जाता है, आयात महंगा होने से उस देश का इन्फ्लेशन में वृद्धि हो जाती है, इन्फ्लेशन में जब वृद्धि होता है तो उस देश का प्रोडक्ट उत्पादन करने की क्षमता में जो है कमी आ जाती है, तो उस प्रकार जो उस देश का जो ओवरऑल GDP ग्रोथ जो है कम हो जाता है। तो इस प्रकार इसका प्रभाव जो है ओवरऑल उस देश का चालू खाता घाटा, उस देश का राजकोषीय घाटा, उस देश के इन्फ्लेशन, उस देश का GDP सब पर जो इसका प्रभाव देखने को मिलता है, उस मुद्रा के मूल्य ह्रास का। एंड तो इस वजह से जो है जो मुद्रा का मूल्य ह्रास होता है वो अर्थव्यवस्था के लिए अच्छा नहीं होता है। एंड इस प्रकार विदेशी विनिमय दर के निर्धारण के सिद्धांत की बात करें तो विदेशी विनिमय दर के निर्धारण के 3 सिद्धांत है। एक स्वर्ण समता सिद्धांत है, एक क्रय शक्ति समता सिद्धांत है, एक जो है BOP सिद्धांत है। तो स्वर्ण समता जो सिद्धांत है, स्वर्ण समता सिद्धांत के आधार पर जो है इसमें जो है सोने के मूल्य के आधार पर जो है मुद्रा के क्रय शक्ति को जो है देखा जाता है, मुद्रा की क्रय शक्ति का निर्धारण किया जाता है मुद्रा के मूल्य के आधार पर। इसको विनिमय दर का निर्धारण दर भी कहते हैं। एंड क्रय शक्ति समता में जो है एक पूर्व निर्धारित जो बास्केट होती है, उस बास्केट को खरीदने के लिए जो आवश्यक क्रय शक्ति होती है, क्रय शक्ति के आधार पर जो है विदेशी विनिमय दर का निर्धारण किया जाता है। एंड BOP सिद्धांत के अंतर्गत जो है मुद्रा के मांग और आपूर्ति के आधार पर जो है विदेशी विनिमय दर का निर्धारण किया जाता है। एंड इसमें जो बाजार शक्तियों के आधार पर जो है BOP का निर्धारण किया जाता है। तो इस प्रकार जो विदेशी विनिमय दर के निर्धारण के जो 3 सिद्धांत बनाए गए हैं। एंड मुद्रा स्फीति में जब परिवर्तन होता है तो मुद्रा स्फीति में परिवर्तन होने पर उस देश के जो है क्रय शक्ति क्षमता के आधार पर जो विदेशी विनिमय दर में भी परिवर्तन होता है। तो विदेशी विनिमय दर में परिवर्तन जो अर्थव्यवस्था को प्रभावित करता है, जब उस देश का जो विदेशी विनिमय दर प्रभावित होता है तो इस वजह से ओवरऑल जो है विदेशी विनिमय जो दर होता है, विदेशी विनिमय दर का अर्थ विदेशी मुद्रा से होता है। एंड नेक्स्ट है विदेशी विनिमय बाजार। विदेशी विनिमय जो बाजार है वह बाजार जहाँ पर विभिन्न देश जो होते हैं, विभिन्न देशों की मुद्राओं का जो है क्रय विक्रय किया जाता है, उसी को विदेशी विनिमय बाजार कहते हैं। जहाँ अलग अलग तरह के जो है देश की मुद्राओं का क्रय विक्रय किया जाता है, विदेशी विनिमय बाजार कहलाता है। अर्थात यह विभिन्न जो है मुद्राओं के व्यापार का भी केंद्र होता है। अलग अलग प्रकार की यहाँ मुद्राएं भी होती हैं, डॉलर के अलावा जो अलग अलग मुद्राएं भी होती हैं। इसके जो है कई कार्य होते हैं, विदेशी विनिमय बाजार के कई कार्य होते हैं, जैसे कि एक हस्तांतरण कार्य होता है। हस्तांतरण कार्य के अंतर्गत जो है विभिन्न जो देश होते हैं, विभिन्न देशों के बीच जो है क्रय शक्ति का हस्तांतरण किया जाता है।
विभिन्न देशों के बीच जो है क्रय शक्ति का हस्तांतरण किया जाता है। जबकि जो है एक साख कार्य होता है, साख कार्य के अंतर्गत जो विदेशी व्यापार के लिए जो है साख स्रोत का जो है प्रावधान है, साख के स्रोत का जो है प्रावधान किया गया है विदेशी जो है विनिमय के अंतर्गत। एंड इसी प्रकार जो है हम एक होता है हेजिंग जो है हेजिंग कार्य होता है, जोखिम का कार्य होता है। जोखिम मतलब जब विदेशी विनिमय दर में होने वाला जब उतार चढ़ाव होता है, उतार चढ़ाव के अंतर्गत जब अपने आप को जोखिम से रहित बनाने का प्रावधान किया जाता है, उस विदेशी मुद्रा के उतार चढ़ाव के अंतर्गत जो है जोखिम से बचने का बचाव का जो कार्य होता है उसी को जो हेजिंग कहा जाता है, बचाव जोखिम का कार्य कहा जाता है। तो इसी प्रकार जो है विदेशी विनिमय जो दर है, विदेशी विनिमय बाजार में जो है समय की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। तो इसमें समय जो है सबसे महत्वपूर्ण भूमिका होती है, इसमें समय को ध्यान में रखा जाता है, क्योंकि जो है समय किसी भी देश की मुद्रा के लिए समय अति महत्वपूर्ण होता है। एक समय के साथ उस देश की मुद्रा जो है अधिक बढ़ जाती है, उस देश का मूल्यह्रास कम, उस देश की मुद्रा जैसे भारत का मूल्य जो है वर्तमान समय में जो है विदेशी मुद्रा की तुलना में जो है भारत का मुद्रा का मूल्य जो है कम हो गया है। एंड इसी प्रकार जैसे कि एक हाजिर बाजार होता है, हाजिर बाजार में जो इस बाजार में जो विदेशी मुद्रा का जो है क्रय विक्रय जो है दैनिक प्रकृति का होता है। तो दैनिक प्रकृति मतलब इसमें जो है भविष्य के लेन देन से कोई इसमें जो है कोई संबंध नहीं होता है। वर्तमान समय में जो लेन देन किया जाता है, वर्तमान समय जो डॉलर के बदले रुपए का जो मूल्य है उसी आधार पर जो है क्रय विक्रय किया जाएगा। तो जब कोई क्रय विक्रय किया जा रहा है तो डॉलर के बदले जैसे जो 85 रुपये है तो 85 रुपये पर ही उसका क्रय विक्रय किया जाएगा। दूसरा जो है एक है वायदा बाजार। वायदा बाजार में जो है इसके अंतर्गत जो भविष्य में किसी तिथि तक जो है पूरा होने वाले लेन देन को कारोबार किया जाता है। जैसे कि ऐसे लेन देन जो कि जिसकी सहमति जो है वर्तमान समय में हो जाती है, लेकिन उसका भुगतान भविष्य में किया जाता है। मतलब डॉलर जो हो गया, डॉलर मान लो कोई देश भारत को डॉलर दे दिया, अब वो जो है वर्तमान में जो है नहीं लेगा। जब डॉलर का मूल्य अधिक बढ़ जाएगा तब वो उसका जो है सहायता लेगा। तो इस प्रकार जो है ये जो है वायदा बाजार है। वायदा किया जाता है कि जब डॉलर का मूल्य जो बढ़ जाएगा तो वो जो है अपना जो है पैसा वापस ले लेगा। तो इस वजह से जो है ये वायदा बाजार होता है। तो ये जो है विदेशी विनिमय बाजार में जो है इस प्रकार के कार्य किए जाते हैं। एंड एक जो होता है मुद्रा का मूल्यह्रास, मुद्रा का अवमूल्यन। ये हमने मुद्रा का मूल्यह्रास के बारे में पढ़ा। एक मुद्रा का अवमूल्यन होता है। तो मुद्रा का जो अवमूल्यन होता है सिर्फ ये भी सेम उसी के जैसे होता है। तो मुद्रा का अवमूल्यन जब कोई भी देश के जो है केंद्रीय बैंक, यानी कि हर देश का एक केंद्रीय बैंक होता है अपना, जैसे कि भारत में आरबीआई जो है, भारत का आरबीआई जो है कि भारत में आरबीआई केंद्रीय बैंक है। जब देश का जो है केंद्रीय बैंक के द्वारा जो है अपने देश के घरेलू मुद्रा का जो मूल्य होता है, घरेलू मुद्रा का मूल्य विदेशी मुद्रा की तुलना में जो है कम कर दिया जाता है। मतलब स्वयं उस देश का केंद्रीय बैंक अपने देश के मूल्य विदेशी मुद्रा की तुलना में जो है कम कर देता है, तो उसी को अवमूल्यन कहते हैं। तो अवमूल्यन में जो है निर्यातकों को जो अधिक लाभ होता है, निर्यातक को लाभ होता है, अर्थात जो निर्यात क्षमता में जो वृद्धि हो जाती है, उस देश के निर्यात में वृद्धि हो जाती है, और यद्यपि इससे जो आयात महंगा हो जाता है। तो इससे जो है जब मुद्रा का अवमूल्यन किया जाता है उस देश के द्वारा, तो उस देश का जो है निर्यात सस्ता हो जाता है और आयात महंगा हो जाता है। तो इस वजह से अवमूल्यन के जो है हमें जो है अवमूल्यन के जो लाभ और हानि दोनों देखने को मिलते हैं। तो अवमूल्यन करने पर लाभ ये होता है कि इससे जो है निर्यातकों को जो अधिक लाभ होता है, निर्यातकों को अधिक लाभ होता है, निर्यातकों को घरेलू मुद्रा जो है अधिक प्राप्त होता है। तो इस वजह से जो है जैसे कि वर्तमान समय में भारत में कोई देश निर्यात करेगा, कोई देश अपने सामान बेचेगा भारत को, तो उसको जो $1 के बदले उसको जो है 85 रुपये प्राप्त होंगे। तो इस वजह से जो है ये जो है इससे जो है ये हमें लाभ हो गया। एंड जो है इससे जो चालू खाता घाटा है, चालू खाता घाटे में कमी की संभावना उत्पन्न हो जाएगी। तो चालू खाता घाटा कमी कैसे होगी? जब उस देश का निर्यात अधिक हो जाएगा आयात से, तो उसके चालू खाता घाटे में कमी हो जाएगी एंड रेमिटेंस में वृद्धि हो जाएगी इससे।
विदेशी निवेश में वृद्धि हो जाएगी, विदेशी विनिमय भंडार में वृद्धि हो जाएगी, भारत में विदेशी मुद्रा, उस देश में विदेशी मुद्रा अधिक हो जाएगा, विदेशी मुद्रा का भंडार अधिक हो जाएगा। तो इस वजह से ये जो है मुद्रा के अवमूल्यन का हमें लाभ प्राप्त होता है, जबकि इससे जो है कई प्रकार के हमें जो हानि भी प्राप्त होते हैं। जैसे कि आयात मूल्य में जो वृद्धि हो जाएगी, आयात मूल्य में जब वृद्धि होगी तो चालू खाता घाटे में वृद्धि की संभावना बढ़ जाएगी अधिक। आयात मूल्य वृद्धि होगी तो उस देश का आयात निर्यात से अधिक हो जाएगा, एंड इससे जो मुद्रास्फीति में भी उस देश की मुद्रास्फीति में भी वृद्धि की संभावना उत्पन्न हो जाती है। और अवमूल्यन के कारण जो व्यापारिक जो साझेदार जो देश होते हैं, व्यापारिक साझेदार देश मतलब हर देश का जो एक व्यापारिक साझेदार देश होता है, जैसे कि भारत का भूटान, बांग्लादेश, श्रीलंका है, ये व्यापारिक साझेदार देश हैं भारत के। तो इनके जो है निर्यात जो है घटने लगता है, इन देशों से निर्यात घटने लगता है। तो इसके परिणामस्वरूप जो है चालू खाता घाटे में वृद्धि हो जाती है। निर्यात कैसे घटता है? क्योंकि भारत जो है इनसे व्यापार साझेदार किया रहता है, वादा किया रहता है कि वो जो है अपने देश से जो सामान होता है, उत्पादित जो सामान होते हैं उसी देश में भेजेंगे, उसी देश में बेचेंगे अपने देश से सामान। तो जब ये स्थिति, जब मूल्यह्रास के अवमूल्यन की जब स्थिति उत्पन्न हो जाती है तो उस देश के उत्पादन करने की क्षमता में कमी आ जाती है। तो उस देश में जो है जब मुद्रा का मूल्य घट जाता है तो उस देश में उत्पादन हतोत्साहित हो जाता है, तो वो देश जो है निर्यात नहीं कर पाता है, अपने देश से सामान नहीं बेच पाता है दूसरे देशों में। तो इस वजह से व्यापारिक साझेदार देशों का भी चालू खाता घाटा बढ़ जाता है, क्योंकि उन देशों को जब भारत अपने सामान नहीं बेचेगा तो उन देशों के जो है निर्यात में जो है कमी हो जाएगी, उन देशों का निर्यात बिल में कमी हो जाएगी। अब वो देश जो है दूसरे देशों से आयात करना पड़ेगा उन देशों को, व्यापारिक साझेदार देशों को। तो इस प्रकार जो ये स्थिति उत्पन्न हो जाती है और उन देशों के संबंधों में कड़वाहट उत्पन्न हो जाती है। एंड इस वजह से जो इस नीति को जो है हम बैगर दे नेबर पॉलिसी भी कहते हैं। तो इसी प्रकार अवमूल्यन के कारण जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो है मुद्रा का साख घटने लगता है। तो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो मुद्रा का जो साख होता है, देशों का जो मुद्रा का भंडार होता है वो कम हो जाता है। इससे उस देश और उसकी मुद्रा पर जो है उन देशों का विश्वास कम हो जाता है। तो इस प्रकार ये स्थिति देखने को मिलती है। एंड इसी प्रकार अगर हम देखते हैं अवमूल्यन का, तो चीन के द्वारा अगर अवमूल्यन किया जाता है, तो चीन अगर अपनी मुद्रा का अवमूल्यन करता है तो इसका प्रभाव जो है भारत और चीन दोनों पर पड़ता है। ये कैसे पड़ता है इसको देखते हैं। तो अगर चीन अपनी मुद्रा का अवमूल्यन करता है तो इसका जो है चीन के निर्यात में वृद्धि हो जाएगी, चीन के निर्यात में वृद्धि होगी और उसका चालू खाता जो घाटा है, चालू खाता घाटा धनात्मक हो जाएगा, चालू खाता शेष धनात्मक हो जाएगा उसका। विदेशी विनिमय भंडार में वृद्धि हो जाएगी चीन के, उसके वैश्विक व्यापार में जो है अधिक भागीदारी हो जाएगी, वो अधिक देशों से व्यापार कर पाएगा, उसको अधिक देशों से व्यापार करने की उसकी क्षमता में वृद्धि हो जाएगी। तो इससे चीन को जो है चीन के ऊपर ये प्रभाव पड़ते हैं। अगर चीन अपने मुद्रा का अवमूल्यन करता है तो इससे भारत पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो इसका भारत पर ये प्रभाव पड़ेगा कि भारत का जो है अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में जो है कठोर प्रतिस्पर्धा उत्पन्न हो जाएगी। भारत जो है, क्योंकि भारत जो है बहुत अधिक ऐसी चीज़ें हैं जो कि चीन से आयात करता है भारत। तो जब चीन अपने मुद्रा के मूल्य अवमूल्यन कर देगा, मुद्रा का अवमूल्यन कर देगा, तो भारत को जो है उस देश से, चाइना से जो है चीज़ों को खरीदना अधिक महंगा हो जाएगा। एंड इस वजह से जो है एंड निर्यात में जो है कमी के कारण जो है भारत के सीएटी में वृद्धि हो जाएगी। एंड इसकी वजह से जो है घरेलू उत्पादन जो है हतोत्साहित हो जाएगा भारत का। तो इस प्रकार जो है अगर चाइना अपनी मुद्रा का अवमूल्यन करता है तो उसका प्रभाव भारत पर भी देखने को मिलेगा। तो वैसे जो भारत अगर चाइना अपने देश के मुद्रा का अवमूल्यन करता है तो उसके लिए वो अच्छा होता है, क्योंकि चाइना ऐसा देश है जिसका निर्यात अधिक है आयात से। चाइना अधिक निर्यात करता है, आयात कम करता है। तो वो जो है चालू खाते के अधिक की स्थिति में रहता है चाइना। तो अगर वो करता है, अगर वो मुद्रा का अवमूल्यन करता है अपना, तो उसको जो है ज़्यादा हानि नहीं होगा, उसको अधिक लाभ ही होगा। जबकि अगर भारत ऐसा करता है, भारत अपने मुद्रा के अवमूल्यन करता है, तो उसके लिए वो ज़्यादा हानिकारक हो जाएगा भारत के लिए, क्योंकि भारत का आयात तो वैसे भी पहले से भी आयात बिल में वृद्धि हो रही है, आयात बिल में वृद्धि और निर्यात कम है। अगर वो मुद्रा का अवमूल्यन कर देता है तो उसके लिए आयात और महंगा हो जाएगा, आयात करना और महंगा हो जाएगा। तो इस वजह से जो है भारत के लिए अवमूल्यन की जो स्थिति होती है, मुद्रा का अवमूल्यन का जो
स्थिति होती है वो सही नहीं होता है। एंड इसी प्रकार हम देखें तो विदेशी विनिमय जो दर है इसके 3 स्थितियाँ होती हैं। एक जो होता है स्थिर विनिमय दर प्रणाली होती है, एक जो होता है उत्प्लवित विनिमय दर प्रणाली, एक प्रबंधित विनिमय दर प्रणाली होती है। तो विनिमय दर, विदेशी विनिमय दर की जो 3 प्रणालियाँ होती हैं, तो स्थिर विनिमय दर जो प्रणाली होती है, स्थिर विनिमय दर प्रणाली विनिमय दर निर्धारण का स्थिर विनिमय दर प्रणाली के जो निर्धारण केंद्रीय बैंक और सरकार के द्वारा किया जाता है। तो इसमें जो है ये जो स्थिति उत्पन्न होती है, तो इसमें जो है जो केंद्रीय बैंक होता है, केंद्रीय बैंक जो है विनिमय दर का निर्धारण बाजार शक्तियों के आधार पर करता है और इसमें सरकार का कोई हस्तक्षेप नहीं होता है। जबकि सरकार के द्वारा जब किया जाता है तो विनिमय दर का निर्धारण जब बाजार शक्तियों के द्वारा किया जाता है, मतलब जब सरकार के द्वारा जो किया जाता है, तो सरकार के द्वारा जब स्थिर विनिमय दर प्रणाली का निर्धारण किया जाता है, तो इसमें जो है बाजार शक्तियों की सहायता तो लिया जाता है, लेकिन जो है इसमें केंद्रीय बैंक जो है प्रबंधक की भूमिका निभाता है। केंद्रीय बैंक भी इसमें हस्तक्षेप कर सकता है। तो केंद्रीय बैंक इसमें हस्तक्षेप इसीलिए करता है ताकि जो उस देश के आयात बिल में कमी किया जा सके, उस देश में आयात बिल पर कंट्रोल किया जा सके। तो इस वजह से केंद्रीय बैंक का हस्तक्षेप जो है सरकार वाले अस्थायी विनिमय दर प्रणाली के निर्धारण में जो है अच्छा माना जाता है। एंड इसी प्रकार जो मुद्रा की परिवर्तनीयता होता है एक होता है मुद्रा की परिवर्तनता। मुद्रा की परिवर्तन की बात करें तो मुद्रा की जो परिवर्तनता होती है, जब घरेलू मुद्रा को जो है विदेशी मुद्रा में जो है, जब घरेलू मुद्रा को विदेशी मुद्रा में बाजार मूल्यों पर जो है स्वतंत्र तरीके से परिवर्तित किया जा सकता है, तो उसी को जो है मुद्रा की परिवर्तनता कहते हैं। तो इसमें जो है घरेलू मुद्रा को विदेशी मुद्रा में स्वतंत्र रूप से परिवर्तित कर दिया जाता है। एंड इस वजह से जो है इसमें जो है बाजार जो मूल्य होता है, बाजार मूल्य के आधार पर बाजार मूल्य आधारित विनिमय दर प्रणाली का जो निर्धारण किया जाता है, इसके आधार पर जो विदेशी विनिमय दर इसको निर्धारण जो होता है उसमें वृद्धि हो जाती है और परिवर्तनता इसी को हम कहते हैं। जब हमारे घरेलू मुद्रा को विदेशी मुद्रा में जो है बाजार आधारित स्थिति में जो उसको परिवर्तित किया जाता है। एंड जो है इसी प्रकार जो एक जो रंग राजस्व समिति है, रंग राजस्व समिति के आधार पर जो है सिफारिशों के आधार पर जो है मुद्रा की परिवर्तनता की जो स्थिति है, मुद्रा की परिवर्तनता की स्थिति का निर्धारण करने के लिए वर्तमान में जो भारत में चालू खाते की जो परिवर्तनता है, वो वर्तमान में चालू खाते की परिवर्तनता की पूर्ण स्वतंत्रता है, जबकि पूंजी खाते की परिवर्तनता के लिए कोई आधार नहीं है। पूंजी खाते की परिवर्तनीयता जो है नहीं है भारत में। इसी प्रकार तारापुर समिति सेकंड के अनुसार जो पूंजी खाते में पूर्ण परिवर्तनीयता के लिए के लिए जो निम्नलिखित जो है उपाय करने को कहे हैं तारापुर समिति ने, ताकि जो है चालू खाते में तो पूर्ण परिवर्तनीयता है भारत में, जबकि पूंजी खाते में पूर्ण परिवर्तनीयता नहीं है। तो इसके लिए तारापुर समिति ने कहा कि हमें चालू खाते घाटे पर नियंत्रण रखना पड़ेगा। इसके लिए पर्याप्त विदेशी विनिमय भंडार यानी विदेशी मुद्रा भंडार रखना पड़ेगा। इसके लिए राजकोषीय घाटे पर नियंत्रण रखना पड़ेगा, देश की मुद्रास्फीति पर नियंत्रण रखना पड़ेगा। तो इन 4 कारकों के द्वारा जो है हम चालू खाते पूंजी खाते पर भी पूर्ण परिवर्तनीयता प्राप्त कर सकते हैं, अगर इन 4 चीज़ों पर हम कंट्रोल कर लेते हैं तो रुपए की पूर्ण परिवर्तनता के लिए रंग राजस्व समिति ने कहा कि व्यापार खाते में परिवर्तनता 1993 में कहा, मतलब चालू खाते में। इसी प्रकार जो अदृश्य खाते में परिवर्तनता के लिए आया, इसी प्रकार तारापुर समिति फर्स्ट ने कहा कि पूंजी खाते में आंशिक परिवर्तनता रहेगी। इस प्रकार तारापुर समिति सेकंड ने भी कहा कि पूंजी खाते में आंशिक परिवर्तनीयता मौजूद है। इस प्रकार जो इन दोनों समितियों ने जो पूंजी खाते में परिवर्तनता से संबंधित जो अपने अपने मत प्रकट किए, मत प्रदर्शित किए। इसी प्रकार जो पूंजी खाते में जो पूर्ण परिवर्तनता के जो है संभावित परिणाम की बात करें तो इसका जो है सकारात्मक और नकारात्मक 2 तरीकों से हमें प्रभाव देखने को मिलता है। सकारात्मक प्रभाव में विदेशी जो है निवेश में वृद्धि हो जाती है। इससे जो विदेशी निवेश में वृद्धि हो जाती है, इससे विदेशी विनिमय भंडार में वृद्धि हो जाती है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर परिसंपत्तियों के जो है क्रय विक्रय में वृद्धि हो जाती है। एंड
इसके नकारात्मक प्रभाव की बात करें तो इसका नकारात्मक प्रभाव जो है विदेशी मुद्रा के जो आउटफ्लो में वृद्धि कर देता है। इससे जो है विदेशी विनिमय जो भंडार है, विदेशी विनिमय भंडार का जो अधिक विदेशी विनिमय भंडार पर जो अधिक दबाव पड़ता है, जिससे आउटफ्लो की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। विदेशी मुद्रा जो है देश से जो है बाहर जाने लगता है एंड इससे जो है अर्थव्यवस्था में जो है जोखिम बढ़ सकता है, अर्थव्यवस्था में जोखिम की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। इससे जो है क्योंकि जो इससे अल्पकालिक जो विदेशी निवेश होते हैं उनको हतोत्साहित किया, उन पर प्रभाव पड़ता है। तो इस वजह से जो है ये जो स्थिति होती है हमारी नकारात्मक और सकारात्मक दो स्थितियों में जो देखने को मिलती है। एंड नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक है वो है औद्योगिक नीति। औद्योगिक जो नीति है औद्योगिक नीति जो है किसी भी देश में औद्योगिक क्षेत्र में उत्पादन को बढ़ाने तथा रोजगार सृजन के लिए, मतलब किसी भी देश में उस देश के औद्योगिक क्षेत्र के उत्पादन को बढ़ाने में तथा रोजगार क्षेत्र में वृद्धि करने को ही औद्योगिक जो है रोजगार क्षेत्र में वृद्धि करने के लिए जिस नीति को अपनाया जाता है उसी को औद्योगिक नीति कहते हैं, ताकि उस देश के उत्पादन क्षमता में वृद्धि करके उस देश के रोजगार सृजन में वृद्धि किया जा सके, तो उसी को औद्योगिक नीति कहते हैं। इन दोनों कार्यों के लिए जो नीति लाया जाता है उसी को औद्योगिक नीति कहते हैं। तो इसको जो है समय समय पर जो है परिवर्तित किया गया है औद्योगिक नीति को। तो इसके बारे में पढ़ेंगे हम। तो औद्योगिक नीति के बारे में हमने जाना कि देश में औद्योगिक उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए तो उस देश में रोजगार के सृजन के लिए जो नीति अपनाई जाती है उसी को औद्योगिक नीति कहते हैं। एंड 1956 की औद्योगिक नीति की बात करें तो 1956 की औद्योगिक नीति के द्वारा जो है 1956 की औद्योगिक नीति जो है इसको द्वितीय पंचवर्षीय जो योजना थी, द्वितीय पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत जो इसकी शुरुआत की गई थी तथा इसका जो अर्थव्यवस्था की जो है समाजवादी जो ढांचा है उसके अंतर्गत लाया गया था। मैंने बताया था कि जो देश की अर्थव्यवस्था जो होती है उसमें 3 स्थितियाँ होती है, एक समाजवादी, एक पूंजीवादी, एक मिश्रित अर्थव्यवस्था के 3 प्रकार होते हैं। तो ये जो है इसको समाजवादी ढांचा के अंतर्गत लाया गया था। समाजवादी मतलब सरकार का अधिक अधिकार रहता है, सरकारी ढांचे के अंतर्गत इसको लाया गया था। एंड इस नीति में जो है सामाजिक व्यय के साथ साथ जो इसमें जो आर्थिक विकास के उद्देश्यों को पूरा करने का भी जो है लक्ष्य रखा गया था, प्रावधान किया गया था, ताकि जो उस देश के आर्थिक उत्पादन करने की क्षमता में वृद्धि किया जा सके, उस देश में उस देश के सामाजिक व्यय में वृद्धि किया जा सके। इस उद्देश्य से जो है 1956 की औद्योगिक नीति को लाया गया था सरकार के द्वारा। एंड 1956 की औद्योगिक नीति की विशेषताओं की बात करें तो ये जो है इस नीति में जो है उद्योग जो होते हैं, इस नीति में जो उद्योगों की जो है निम्नलिखित इसमें जो उद्योगों की जो है निम्नलिखित 3 स्थितियों को रखा गया था। जैसे कि इसमें जो है सार्वजनिक क्षेत्र के निवेश को जो है आरक्षित उद्योगों के अंतर्गत रखा गया था। तो सार्वजनिक क्षेत्र के निवेश हेतु जो है आरक्षित उद्योग रखे गए थे। एंड सार्वजनिक क्षेत्र एवं निजी क्षेत्र के जो दोनों के निवेश को जो है अनुमति यद्यपि जो है निजी क्षेत्र की द्वितीयक भूमिका थी, अनुमति के निजी क्षेत्र की द्वितीयक भूमिका इसमें रखी गई थी। इस वजह से उपरोक्त दोनों श्रेणियों के जो अतिरिक्त अन्य सभी जो है उद्योग निजी निवेश के लिए जो है खुले रहेंगे। तो ये जो है सार्वजनिक और निजी दोनों क्षेत्रों के लिए जो है उद्योग स्तर पर जो है निवेश करने की क्षमता को जो है इसमें रखा गया था औद्योगिक नीति में। इसी प्रकार जो इसमें जो है औद्योगिक नीति के अंतर्गत जो है निजी उद्योगों की स्थापना की गई। निजी उद्योगों की स्थापना के लिए जो औद्योगिक लाइसेंसिंग का प्रावधान किया गया, औद्योगिक लाइसेंसिंग अनिवार्य किया गया। अगर कोई निजी उत्पादनकर्ता निजी उद्योग स्थापित करना चाहता है तो उसको पहले औद्योगिक लाइसेंस लेना पड़ेगा उस उद्योग को स्थापित करने के लिए। तो इसका प्रावधान किया गया था। इसका उद्देश्य जो उस देश के जो है औद्योगिक स्वामित्व के रूप में उस देश की जो आर्थिक शक्ति के केंद्रीकरण को जो है रोकना था। तो औद्योगिक लाइसेंसिंग के लिए जो निम्नलिखित 3 प्रकार के कानूनों को प्राथमिकता दी गई थी। पहला जो कानून था वो था औद्योगिक एवं जो है नियमन नीति 1951।
दूसरा जो था एकाधिकार एवं प्रतिबंधनात्मक एवं व्यवहार अधिनियम जो है 1969। तीसरा जो था वो जो था विदेशी विनिमय अधिनियम जो है नियमन अधिनियम 1973। इन 3 प्रकार के अधिनियमों के अंतर्गत जो है लाइसेंसी का प्रावधान लाया गया था। एंड इस नीति में जो है औद्योगिक नीति के अंतर्गत जो है नीति के अंतर्गत जो निजी क्षेत्र को जो है उत्पादन संबंधी जो कोटा था उत्पादन संबंधी कोटा का पालन करना होता था इस नीति के अंतर्गत। एंड जो है कोटा मतलब शुल्क का पालन करना पड़ता था। एंड घरेलू उद्योगों को जो है संरक्षण प्रदान करने के लिए आयात निर्यात को सीमित किया गया था। तो इसमें जो आयात निर्यात को जो सीमित कर दिया गया था। एंड क्योंकि जो है कोटा मतलब होता था कोटा सिर्फ निजी उद्योगों को स्थापित करने की कोटा का पालन करना पड़ता था, जबकि जो है जो सार्वजनिक प्रकार के उद्योग थे उनको स्थापित करने के लिए किसी प्रकार का कोटा का प्रावधान नहीं था। तो इस नीति में जो असमानता मौजूद थे। एंड इसमें जो है रोजगार सृजन एवं समावेशी विकास के लिए जो है ग्रामीण क्षेत्रों में उद्योग की स्थापना करने पर बल दिया गया था, ताकि रोजगार सृजन को बढ़ावा दिया जा सके और उसको ग्रामीण क्षेत्र में भी प्रोत्साहित किया जा सके। तो इस वजह से जो आर्थिक सुधारों की पृष्ठभूमि की बात करें हम तो हम इसमें जो आर्थिक सुधारों की पृष्ठभूमि की बात करें तो 1991 की जो भारतीय हमारी अर्थव्यवस्था थी 1991 में हमारी अर्थव्यवस्था की स्थिति जो है थी बहुत दयनीय थी। तो 1991 की भारतीय अर्थव्यवस्था में जो है जब भुगतान से इसका संकट आया था तब जो है चालू खाते घाटे में वृद्धि हो गई थी। तो चालू खाते घाटे में वृद्धि होने की वजह से चालू खाते घाटे में वृद्धि मतलब उस देश का निर्यात आयात से जो है आयात अधिक हो गया था निर्यात से। तो चालू खाते घाटे के कारण जो विदेशी विनिमय भंडार जो था वो न्यूनतम स्तर पहुंच गया था। विदेशी विनिमय भंडार बहुत कम हो गया था उस देश का। भारत का जो है विदेशी विनिमय भंडार जो है बहुत कम हो गया था चालू खाते घाटे की स्थिति में। तो इस वजह से जो इस समस्या को हल करने के लिए जो है मुद्रा का जो अवमूल्यन किया गया। मैंने बताया कि मुद्रा का अवमूल्यन क्यों किया जाता है। तो मुद्रा का मूल्य घटा दिया गया केंद्रीय बैंक के द्वारा अपने देश का, जिससे निर्यात को बढ़ावा दिया जा सके। तो इस वजह से यद्यपि यह जो है पर्याप्त नहीं था, मुद्रा का अवमूल्यन पर्याप्त नहीं था, मुद्रा का अवमूल्यन सही नहीं था करना। इससे जो है अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं ने जो है अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं के दबाव से, अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं मतलब IMF और विश्व बैंक, इन दोनों के दबाव से जो है एक नई आर्थिक नीति जो है अपनाया गया। तो ये जब संकट आया था 1991 का जो संकट था अर्थव्यवस्था पर, चालू खाते घाटे का जो संकट था, इसको पूरा करने के लिए जो है केंद्रीय बैंक भारत जो है विश्व बैंक और जो है IMF से जो है ऋण लिया था। तो उस ऋण देने के बदले विश्व बैंक और IMF ने जो है शर्त रखी कि पहले भारत को एक नई औद्योगिक नीति, नई आर्थिक नीति को अपनाना पड़ेगा, तभी हम उसको जो है सहायता देंगे, तभी हम उसको ऋण देंगे, तभी हम उसको विदेशी मुद्रा देंगे। तो इस वजह से जो है इस प्रथम आर्थिक सुधार, इसे हम प्रथम आर्थिक सुधार भी कहते हैं। तो पहली बार जो 1991 में संकट के समय जो प्रथम आर्थिक सुधार लाया गया था। तो इस आर्थिक संकट के कारण क्या थे इसके बारे में जान लेते हैं। तो जो 1991 के आर्थिक जो संकट था, इसके 2 कारण थे। एक तो आंतरिक कारण था, दूसरा बाहरी कारण था। आंतरिक कारणों में जो सार्वजनिक क्षेत्र के जो उपक्रम थे, सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के अंतर जो सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के जो असंतोषजनक जो प्रदर्शन था वो था, लेकिन उच्च राजकोषीय घाटे के कारण भी होता था। एंड जो प्रतिकूल जो भुगतान शेष था, इसके कारण जो है संकट की स्थिति उत्पन्न हो गई थी। विदेशी विनिमय भंडार का न्यूनतम असर और उच्च मुद्रास्फीति दर के कारण भी जो उस देश का जो है आर्थिक संकट की स्थिति में उत्पन्न हो गया था। इस वजह से इसके लिए बाहरी कारण मौजूद थे, जैसे कि अधिक बाहरी उधार लेना, अंतर्राष्ट्रीय उधार की स्थिति, कच्चे तेल की कीमतों में वृद्धि, खाड़ी देशों में संकट, रूस का जो है रूसी जो साम्राज्य था, रूसी संघ का विघटन। तो ये सभी जो बाहरी और आंतरिक कारणों की वजह से जो है भारत 1991 में जो है 1991 में जो आर्थिक संकट की स्थिति में उत्पन्न हो गया था। तो इस प्रकार जो है ये आर्थिक स्थिति उत्पन्न हो गई थी भारत के पास। तो इस स्थिति उत्पन्न के लिए जो है इसके लिए आया प्रथम आर्थिक सुधार जो है, प्रथम आर्थिक सुधार के 2 प्रकार थे।
एक तो समष्टि आर्थिक स्थिरीकरण उपाय था, दूसरा जो है व्यष्टि आर्थिक संस्थागत उपाय था, संरचनात्मक जो है समायोजन उपाय था। तो इसके लिए जो है प्रथम आर्थिक सुधार के लिए 2 प्रकार के जो उपाय को अपनाया गया। इसके लिए जो है ये जो उपाय था, ये उपाय अर्थव्यवस्था के जो सभी क्षेत्रों को जो प्रभावित करते हैं, लेकिन जो है इन उपायों की जो प्रकृति जो होती है अल्पकालिक होती है। तो समष्टिगत जो आर्थिक सुधार होते हैं, उपाय जो होते हैं, ये अल्पकालिक प्रकृति के होते हैं और अर्थव्यवस्था के जो सभी क्षेत्रों को प्रभावित नहीं करते हैं। एंड इससे जो है अर्थव्यवस्था के जो असंतुलन को जो है सुधारा जा सकता है। अर्थव्यवस्था में जो असंतुलन उत्पन्न हो गया था उसको सुधारा जा सकता है। एंड जो है व्यष्टि आर्थिक संरचनात्मक समायोजन की बात करें तो इसका जो संबंध है अर्थव्यवस्था के जो संरचनात्मक परिवर्तनों से है। एंड इसकी जो प्रकृति होती है दीर्घकालिक एवं जो है सतत होती है। एंड ये जो है किसी भी क्षेत्र विशेष को जो प्रभावित कर सकते हैं, और परंतु संरचनात्मक परिवर्तन जो होने के कारण जो इनका प्रभाव जो व्यापक होता है। तो इस वजह से जो है व्यष्टिगत और समायोजन 2 प्रकार के उपाय किए गए प्रथम आर्थिक सुधार के जरिए। एंड जो है इसमें जो है हमारी जो नई जो आर्थिक नीति थी, आर्थिक नीति के अंतर्गत जो 2 प्रकार के परिवर्तन, निम्नलिखित प्रकार के परिवर्तन हुए, जो कि पहले जो 1991 से पहले और 1991 से पहले और 1991 के बाद 2 प्रकार की स्थितियों में दे सकते हैं। तो 1991 से पहले लाइसेंस प्रणाली थी, तो लाइसेंस प्रणाली को समाप्त करके उदारीकरण, 1991 की आर्थिक नीति के बाद उदारीकरण का प्रावधान आया। दूसरा जो कोटा के बाद जो निजीकरण, कोटा प्रणाली के बाद निजीकरण आया। तीसरा जो था आयात निर्यात परमिट के बाद जो वैश्वीकरण आया। तो इन 3 प्रकार के जो परिवर्तन हुए 1991 की जो आर्थिक नीति के बाद। तो इस वजह से नेक्स्ट उदारीकरण है। तो उदारीकरण का तात्पर्य था सरकार द्वारा जो लगाए गए सभी प्रकार के जो प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष प्रकार के जो मौद्रिक जो भौतिक जो नियंत्रण थे उनसे मुक्ति था, भौतिक नियमों से जो है मुक्ति था। एंड जो उदारीकरण की जो प्रक्रिया थी इस मान्यता पर आधारित थी कि सरकार नियंत्रण की अपेक्षा जो है बाजार शक्तियाँ जो है अर्थव्यवस्था का उचित संचालन कर सकती हैं। तो इस पर जो है सरकार का जो है प्रभाव कम हो गया, सरकार का हस्तक्षेप कम हो गया इस उदारीकरण नीति के बाद। इसके अंतर्गत जो विभिन्न प्रकार के आर्थिक कानूनों को जो है सरल कर दिया गया, और जो है आर्थिक गतिविधियों के अंतर्गत जो है सरकार की भूमिका सीमित हो गई आर्थिक गतिविधियों में, आर्थिक क्रियाओं में। एंड इसके अंतर्गत जो निजी निवेश को जो है बाजार सिद्धांतों के अनुसार जो है अनुकूलन प्रोत्साहित किया गया, निजी निवेश को जो है एक अनुकूल परिवेश उत्पन्न किया गया, ताकि जो है निजी क्षेत्र के जो सेक्टर हैं, निजी उद्योगों को जो प्रोत्साहित किया जा सके। एंड इससे जो है उदारीकरण और अहस्तक्षेप की नीति अलग अलग अवधारणाएं उत्पन्न हो गई, और अहस्तक्षेप की नीति में जो है सरकार की आर्थिक क्रियाओं में जो है कोई भूमिका नहीं रही, जबकि उदारीकरण के जो है अंतर्गत जो है सरकार जो है सीमित और जो है नियामकीय भूमिका अदा जो है करती है। तो इस प्रकार जो है उदारीकरण नीति आने की वजह से जो है भारत पर जो है निजी निवेश जो है अधिक प्रोत्साहित हो गया, और इस प्रकार जो उस देश का जो है भारत का आर्थिक स्थिति सुधारने के कगार पर आ गई। तो उदारीकरण के अंतर्गत जो है किए जाने वाले आर्थिक सुधारों की बात करें तो प्रथम पीढ़ी के सुधार किए गए, एक द्वितीय पीढ़ी के सुधार। तो प्रथम पीढ़ी के सुधार में जो आंतरिक सुरक्षा किया गया और बाहरी सुरक्षा किया गया। तो आंतरिक सुरक्षा में जो औद्योगिक सुधार, राजकोषीय सुधार, प्रबंधकीय सुधार किया गया, वित्तीय सुधार किया गया। एंड बाहरी में विदेशी विनिमय दर में सुधार किया गया, विदेशी व्यापार में सुधार किया गया बाहरी सुधार में। एंड द्वितीय पीढ़ी के सुधार की बात करें तो द्वितीय पीढ़ी के सुधार पे कृषि सुधार, श्रम सुधार, आधारभूत संरचना में से संबंधित सुधार किए गए। तो इस प्रकार उदारीकरण नीति के आने के बाद जो है
देश के बाहरी और आंतरिक दोनों सिद्धांतों, प्रथम पीढ़ी और द्वितीय पीढ़ी दोनों के आधार पर जो है सुधार को प्रोत्साहित किया गया, सुधार किया गया। एंड औद्योगिक सुधार जो है, नई औद्योगिक नीति की बात करें तो नई औद्योगिक नीति की बात करें तो इस नीति के अंतर्गत जो है इस नीति के अंतर्गत जो औद्योगिक विकास को बढ़ावा दिया गया, औद्योगिक विकास को बढ़ाकर उदारीकरण के दौरान औद्योगिक क्षेत्र के जो है उत्पन्न होने वाले सभी प्रकार के जो व्यवधानों को हटा दिया गया। तो इस प्रकार जो उदारीकरण का अर्थ था, उदारीकरण मतलब कि सभी प्रकार के सरकारी हस्तक्षेप को कम करना, निजी निवेश को प्रोत्साहित करना, सभी प्रकार के जो प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष प्रकार के व्यवधानों को कम करना। उदारीकरण मतलब उदार स्वभाव, सभी प्रकार के जो है उदारीकरण मतलब निर्यात करना, आयात को प्रोत्साहित करना, निर्यात और आयात को बढ़ावा देना। तो इस प्रकार जो औद्योगिक लाइसेंसिंग की अवमूल्यन की बात करें तो जो है नई औद्योगिक नीति के अंतर्गत जो है औद्योगिक जो उद्योग थे, अधिकांश उद्योगों में लाइसेंसिंग प्रक्रिया को जो है समाप्त कर दिया गया और जो है इसका उद्देश्य औद्योगिक क्षेत्र में जो है निवेश को प्रोत्साहित करना था। एंड दूसरा जो है इसके अंतर्गत जो सार्वजनिक क्षेत्र के जो लिए जो है आरक्षित उद्योगों की संख्या को घटा दिया गया। सार्वजनिक क्षेत्र के उद्योगों की संख्या को घटाकर जो है निजी क्षेत्र के निवेश को अधिक अवसर प्रदान किया गया ताकि निजी निवेश भी अपने उद्योगों को स्थापित कर सके बिना कोटा, बिना शुल्क के। एंड इस प्रकार जो है MRTP अधिनियम के संशोधन किया गया। इस संशोधन के माध्यम से जो औद्योगिक उद्योगों के अधिग्रहण के लिए प्रक्रिया का जो सरल किया गया और जो MRTP उद्योगों से अनुमति की बाध्यता जो है उसको समाप्त कर दिया गया और भविष्य में जो इस आयोग को जो है भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग से प्रतिस्थापित कर दिया गया। एंड जो विनिवेश किया गया सार्वजनिक क्षेत्र के सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों की जो आर्थिक स्थिति को सुधारने के लिए जो विनिवेश को बढ़ावा दिया गया। इसके लिए जो सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों को जो शेयर बाजार में सूचीबद्ध कर दिया गया। एंड इसकी और प्रक्रिया की बात करें तो इसमें जो है कई प्रकार के वित्तीय सुधार भी किए गए। वित्तीय सुधार भी ये किए गए कि नरसिंह मेहता समिति की जो है रिपोर्ट के अनुसार जो है बैंकों के द्वारा जो अनुपात था, बैंकों के अनुपात में जो है ब्याज दर में जो है कमी कर दिया गया। RBI की भूमिका को जो नियंत्रण के बजाय जो है नियामक एवं सहायक में परिवर्तित कर दिया गया। RBI की भूमिका को जो है एक सहायक के रूप में परिवर्तित कर दिया गया। इसके अंतर्गत जो ब्याज दरों पर जो है ब्याज दरों का निर्धारण जो है बाजार शक्तियों के द्वारा जो है किए जाने का प्रावधान किया गया। एंड भारत में विदेशी बैंकों तथा जो है निजी क्षेत्र के बैंकों की स्थापना को प्रोत्साहित किया गया ताकि विदेशी बैंकों को भी लाया जा सके। इसी प्रकार जो है सेबी अधिनियम 1992 के द्वारा जो है सेबी की जो है पूंजी बाजार के जो नियामक के रूप में जो है एक कार्यकर्ता के रूप में स्थापित किया गया ताकि जो पूंजी बाजार की देखरेख जो है सेबी कर सके। एंड जो है इस आधार पर जो है पूंजी बाजार में जो है विदेशी पोर्टफोलियो निवेशकों की अनुमति दी गई। इससे जो इससे जो है अलग अलग प्रकार के संसाधनों को जुटाने में सहायता मिली। तो इस प्रकार जो वित्तीय सुधार किए गए, RBI की शक्ति को कम किया गया। RBI को बस एक नियामक और एक नियंत्रक की भूमिका अदा करने को कहा गया। एंड जो कुछ राजकोषीय सुधार भी किए गए। राजकोषीय सुधार में बजट घाटे पर नियंत्रण किया गया, राजकोषीय निष्पादन में सुधार किया गया, सेवा कर को जो है लागू किया गया। एंड जो है वैट व्यवस्था को जो है अधिक विस्तारित किया गया और जो है सब्सिडी को जो है तार्किक स्तर पर जो है
तार्किक स्तर पर देने का कार्य किया गया एंड विनिवेश द्वारा संसाधनों को एकत्रित करने का प्रावधान किया गया। तो इस प्रकार जो है राजकोषीय सुधार किया गया एंड जो कुछ बाहरी सुधार भी किए गए। बाहरी सुधार में विदेशी विनिमय दर में सुधार करने से संबंधित जो है सुधार किए गए। विदेशी विनिमय दर में सुधार किए गए। चालू खाते की जो पूर्ण परिवर्तनता हासिल की गई। विदेशी व्यापार को प्रोत्साहित किया गया। विदेशी मुद्रा भंडार को जो है अधिक रखने पर जोर दिया गया। आयात और निर्यात को प्रोत्साहित किया गया एंड जो है इससे जो है अलग अलग प्रकार के जो है अलग अलग देशों से जो है विदेशी मुद्रा को एकत्रित करने के लिए आयात करने पर जोर दिया गया। तो इस प्रकार जो है उदारीकरण का जो है हमारी अर्थव्यवस्था पर कई स्तरों पर इसका प्रभाव पड़ता है। उदारीकरण का अर्थव्यवस्था पर प्रभाव जो है सकारात्मक और नकारात्मक दो स्तरों पर इसका प्रभाव देखने को मिला हमारी अर्थव्यवस्था पर। इसके सकारात्मक प्रभाव की बात करें तो उदारीकरण का सकारात्मक प्रभाव जो है जीडीपी की संरचना में परिवर्तन को देखने को मिला। इससे जो है 1991 तक जो है 1991 तक जो है जीडीपी का लगभग 1/3 जो हिस्सा था वो कृषि क्षेत्र से प्राप्त होता था, जो उदारीकरण के बाद जो है लगभग 1/8वां जो है रह गया। तो 1/8 रह गया और इससे जो है स्पष्ट होता है कि अर्थव्यवस्था में जो है कम उत्पादकता वाले क्षेत्र से जो अधिक उत्पादकता वाले क्षेत्र की ओर विस्तार हुआ एंड जो है इससे जो जीडीपी की संरचना में परिवर्तन देखने को मिला एंड जो है तो 1991 में जो है जीडीपी में कृषि क्षेत्र का हिस्सा 1/3 था, जो कि 1991 के बाद जो है जीडीपी में कृषि क्षेत्र का हिस्सा 1/8वां हिस्सा रह गया एंड जो आर्थिक समृद्धि दर में जो है वृद्धि हुई। प्रथम आर्थिक सुधारों के बाद जो है भारत की जो आर्थिक समृद्धि दर औसतन 7% से अधिक रही और यह दर जो दर्शाता है कि उदारीकरण से जो उत्पादन गतिविधियों में कितना अधिक विस्तार हुआ। तो जब उदारीकरण आया तो उत्पादन के स्तर पर, कृषि क्षेत्र में उत्पादन के स्तर पर, कच्चे मालों के उत्पादन के स्तर पर जो भारत में कई स्तर पर जो है वृद्धि देखने को मिली एंड इसीलिए जो है भारत में जो बचत दर एवं निवेश दर में वृद्धि हुई। आर्थिक सुधारों से पहले बचत दर एवं निवेश दर क्रमशः जो 21% और 23% थी, जो कि आर्थिक सुधारों के आने के बाद जो है वर्तमान समय में लगभग जो 31% और जो 32% हो गई। तो इस वजह से बचत और निवेश दर में प्रगति देखने को मिली एंड जो इससे जो विदेशी भंडार में भी वृद्धि हुई। आर्थिक सुधारों से पहले जो है निर्यात में वृद्धि हुई। आर्थिक सुधारों से जो है निर्यात में वृद्धि हुई। इसके परिणाम से विदेशी विनिमय भंडार में भारत में विदेशी विनिमय भंडार में वृद्धि हुई, क्योंकि जो है आर्थिक सुधारों से पहले जो है भारत में दूसरे देश निर्यात नहीं कर पाते थे। तो भारत जो है अपने देश से सामान नहीं बेचता था, जो कि इस नीति के बाद जो बेचने लगा तो निर्यात बिल में वृद्धि हुई। तो भारत के पास अधिक विदेशी मुद्रा भंडार का जो है अधिक विदेशी मुद्रा भंडार आ पाया। तो राजकोषीय घाटे पर नियंत्रण की बात करें, राजकोषीय घाटे पर भी नियंत्रण हुआ। तो सार्वजनिक क्षेत्र के संकुचन एवं लाइसेंस प्रणाली के जो है उन्मूलन के बाद जो है सरकार के जो है व्यय में कमी एवं कर संग्रह में जो है वृद्धि से राजकोषीय घाटे पर नियंत्रण किया गया। तो इस प्रकार जो इसका सकारात्मक प्रभाव हमारी अर्थव्यवस्था पर देखने को मिला। ओवरऑल जो है हमारी अर्थव्यवस्था जो है इससे जो है संपन्न हो पाई। उदारीकरण जब आया तो हमारी जो है अर्थव्यवस्था के हर क्षेत्र को विदेशी व्यापार से लेकर विदेशी विनिमय भंडार से लेकर राजकोषीय घाटे पर नियंत्रण से लेकर हर प्रकार की जो है हमारी स्थितियाँ सुधर गई। ओवरऑल भारत का आर्थिक समृद्धि, आर्थिक विकास की स्थिति जो अच्छी हो गई थी उदारीकरण आने के बाद। इसका नकारात्मक प्रभाव भी पड़ा। तो इसका नकारात्मक प्रभाव कृषि क्षेत्र पर पड़ा। तो आर्थिक सुधारों में जो औद्योगिकीकरण पर अधिक बल देने का कारण जो है कृषि क्षेत्र में निवेश कम हो गया। कृषि क्षेत्र में निवेश को कम किया गया। इसके परिणाम स्वरूप धीरे धीरे जो यह क्षेत्र और लाभकारी हो गया। तो धीरे धीरे जो है कृषि क्षेत्र से हटकर जो है लोगों का ध्यान जो औद्योगिक और सेवा क्षेत्र में बढ़ने लगा। तो ये इसका नकारात्मक तो इसका जो कृषि क्षेत्र पर जो इसका नकारात्मक प्रभाव देखने को मिला हमें। इसका जो है हमारे विकास की प्रक्रिया का जो है शहरीकरण किया गया। तो आर्थिक सुधारों के बाद जो है तीव्र गति से जो है बहुराष्ट्रीय कंपनियों का आगमन हुआ।
बहुराष्ट्रीय कंपनियां हमारे देश में आई और इससे जो है शहरों की आर्थिक समृद्धि दर बढ़ने लगी एंड विकास की प्रक्रिया शहरों तक ही सीमित होने के कारण जो है देश में जो है पलायनवादी प्रवृत्ति बढ़ गई। क्योंकि जो है जब शहरों में आर्थिक समृद्धि, सभी गतिविधियां, सभी सुख, सभी जो है क्या बोलते हैं, सभी जो है उपलब्धता, संसाधनों की उपलब्धता अधिक से अधिक जो है शहरों में होने लगी, तो लोग जो है गांव के जो लोग थे, गांव के एरिया के जो लोग थे, वो जो है रोजगार की तलाश में और अधिक जो है अच्छा जीवन जीने के लिए, अधिक सुविधाजनक और अधिक एक सम्मानवादी जीवन जीने के लिए जो है वो जो है गांव से पलायन करके शहरों में बसने लगे थे। तो इस वजह से जो इसका शहरीकरण किया गया, शहरीकरण बढ़ गया था एंड जो एमएसएमई क्षेत्र की उपेक्षा की गई। तो घरेलू और विदेशी निवेश के कारण जो है बड़ी आर्थिक इकाइयों की उत्पादन में वृद्धि हुई, परंतु जो कुशल मानव संसाधन के अभाव के कारण तथा पूंजी की कमी के कारण जो एमएसएमई क्षेत्र की जो है उपेक्षित हो गई। एमएसएमई क्षेत्र में जो है कमी आ गई, तो इस वजह से पर्यावरण पर भी विपरीत प्रभाव पड़ा इसका। जैसे कि इसका जो है विनिवेश का जो है मुख्य लक्ष्य लाभ अर्जित करना होता है, लेकिन जो है परंतु उत्पादन के परिणाम स्वरूप जो इसका जो उद्देश्य था वो जो अधिक लाभ अर्जित ना करके जो है उसमें जो है उसको हतोत्साहित करने का कार्य किया। तो इस वजह से हमारा ओवरऑल इसका जो पर्यावरण पर इसका विपरीत प्रभाव पड़ा। हाँ, और अधिक जो है कृषि क्षेत्र पर अधिक निर्भरता कम होने की वजह से औद्योगिक क्षेत्र पर अधिक निर्भरता बढ़ी, जिससे औद्योगिक क्षेत्र पर निर्भरता बढ़ने से जो ओवरऑल हमारे जो है पर्यावरण पर जो है इसका प्रभाव देखने को मिला एंड इसका प्रभाव जो उपभोक्तावादी समृद्धि में भी वृद्धि मिली। तो इस प्रकार जो निजीकरण किया गया, औद्योगिकीकरण के बाद जो है निजीकरण में वृद्धि हो गई, शहरीकरण में वृद्धि हुई। इस प्रकार जो हमारे पर्यावरण पर जो इसका विपरीत प्रभाव देखने को मिला। तो उदारीकरण का जो है हमारे सकारात्मकता में वृद्धि हुई। तो उसी प्रकार कुछ हमें इससे जो है कुछ नकारात्मक इफेक्ट, नकारात्मक प्रभाव भी देखने को मिले। इससे जो उपभोक्तावादी संस्कृति में वृद्धि देखने को मिली, हमारी खुद की जो सांस्कृतिक मूल्यों का जो है ह्रास किया गया, हमारी संस्कृति को जो ठेस पहुंचाया गया इस नीति के द्वारा। इसका जो नकारात्मक प्रभाव हमारी अर्थव्यवस्था की जो है गहराई तक देखने को मिलता है और ये जो है हर क्षेत्र में जो है इसका प्रभाव देखने को मिला। तो इस वजह से जो है